गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका प्यारा मित्र सीके यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आज महामैराथन क्लास होने वाला है। इस महामैराथन क्लास में हम सभी क्लास 10th के एवरी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को देखेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर प्रोज के सभी सेशन को हम लोग देखेंगे और साथ में उसका रिवाइज MCQ शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेंड करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सभी मित्रों को भेज दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देख सकें और अपने बोर्ड का अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग अपना आज का क्लास प्रारंभ करते हैं विथ सीके यादव सर। थैंक यू। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका प्यारा मित्र सीके यादव आप सबके लिए लाया हूँ टू स्टोरी अबाउट द फ्लाइंग का क्लास 10th का शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं टू स्टोरी अबाउट द फ्लाइंग क्लास 10th शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई वाज द यंग सेगल अफ्रेड टू फ्लाई। मतलब जो छोटा समुद्री पक्षी था वह उड़ने से क्यों डर रहा था। यहाँ आपके लिए बेटा सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज मिल जाएगी, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए देखते हैं कि छोटा समुद्री पक्षी उड़ने से क्यों डर रहा था। तो यंग सेगल वाज, जो युवा छोटा पक्षी था, अफ्रेड टू फ्लाई, उड़ने से डर रहा था, बिकॉज क्योंकि ही वाज अफ्रेड, वह भयभीत हो जाता था, टू सी देख करके, द सी समुद्र को, ऑल राउंड हिम अपने चारों तरफ, मतलब अपने चारों ओर समुद्र को देख करके वह क्या हो जाता था, डर जाता था। ही फेल्ट, उसे महसूस होता था, मतलब उसे लगता था दैट कि हिज विंग्स, उसके जो पंख हैं, वुड नॉट सपोर्ट हिम, वुड नॉट हेल्प हिम, उसकी मदद नहीं करेंगे। वाइल ही वॉज फ्लाइंग, जब वो उड़ना प्रारंभ करेगा, मतलब उसे ऐसा लगता था कि जब वो उड़ना प्रारंभ करेगा तो उड़ते समय उसके जो पंख हैं वो उसकी मदद नहीं करेंगे। तो इसलिए यंग सेगल बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डिड सेगल डू टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। व्हाट डिड सेगल डू, सेगल ने क्या किया, टू ड्रॉ मतलब होता है खींचने के लिए, हिज अटेंशन, द अटेंशन ध्यान को, ऑफ हिज फैमिली अपने परिवार की, अपने परिवार के ध्यान को खींचने के लिए यंग सेगल ने क्या किया। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार का ध्यान खींचने के लिए। द सी बर्ड, जो समुद्री पक्षी थी, जो समुद्री पक्षी था, स्लोली वेंट टू द एज ऑफ द क्लिफ, स्लोली धीरे धीरे, वेंट टू गया, द एज मतलब किनारे, ऑफ द क्लिफ मतलब होता है चट्टान के, वह धीरे धीरे चट्टान के किनारे गया। हैंड हाइडिंग, और छिप गया, हाइडिंग मतलब होता है छिपा लिया। वन लेग, अपने एक पैर को, अंडर हिज विंग, अपने पैरों के अपने पंखों के नीचे, मतलब अपने एक टांग को अपने पंखों के नीचे छिपा लिया। एंड स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब होता है खड़ा हो गया, ऑन द अदर लेग, दूसरे पैर पर, और वह दूसरे पैर पर क्या हो गया बेटा, खड़ा हो गया। ही क्लोज्ड वन आइज, उसने अपनी एक आंखें बंद की, एंड देन, और उसके बाद द अदर, दूसरी आंखें बंद की, एंड ही प्रिटेंडेड टू स्लीप, एंड ही प्रिटेंडेड, प्रिटेंड मतलब होता है दिखाया या कह सकते हैं बहाना किया, टू स्लीप मतलब सोने का, वह वहाँ गया और उसके बाद सोने का बहाना किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डिड द यंग सेगल यूटर्स अ जॉयफुली स्क्रीम। मतलब जो यंग सेगल था उसके मुख से खुशी की आवाज़ क्यों आने लगी, या वह खुशीपूर्वक क्यों स्क्रीम करने लगा, चिल्लाने लगा। तो द यंग सेगल्स वाज हंग्री, यंग सेगल जो था वह बहुत ज़्यादा भूखा था, आप सभी को पता है। ही यूटर्ड, वह यूटर्ड मतलब होता है चिल्ला पड़ना, और जॉयफुल स्क्रीम मतलब होता है खुशी के कारण, वह खुशी से चिल्लाया। क्या चिल्लाया, क्यों चिल्लाया, बिकॉज क्योंकि हिज मदर, उसकी माँ, फिश पिक्ड, फिक्स पिक्ड मतलब होता है मछली के, फिक्स मतलब पिक्ड मतलब है उठाई थी, एंडर पीस दूसरे टुकड़े को, एंड हेज टुवर्ड हिम, और वो उसकी तरफ दौड़ उड़ते हुए आ रही थी। मतलब क्या कहा गया कि यंग सेगल बहुत ज़्यादा भूखा था और वह खुशी से इसलिए उछल पड़ा, खुशी से इसलिए चिल्लाया क्योंकि उसकी माँ एक मछली के एक टुकड़े को अपने मुंह में रख करके उसकी ओर आ रही थी। आप देख रहे हैं लाबिम्स, मैं आपका प्यारा मित्र सीके यादव। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द यंग सेगल्स स्टार्टेड फ्लाइंग एंड ओवरकम्स हिज फियर्स ऑफ द वाटर। हाउ डिड द यंग सेगल, जो यंग सेगल था
स्टार्टेड फ्लाइंग, किस तरीके से उड़ना प्रारंभ किया। एंड ओवरकम, और विजय पाई इज फियर, अपने भय के ऊपर, ऑफ द वाटर, पानी से, मतलब पानी से भय के ऊपर किस तरीके से उसने अपने कंट्रोल पाया उसके बारे में बताना है। तो इसका हो जाएगा द यंग सेगल्स स्टार्टेड टू फ्लाई, जो यंग सेगल था वो उड़ना प्रारंभ किया। विद द हेल्प ऑफ इट्स मदर, अपनी माँ की सहायता से, मतलब उसकी माँ जो पीछे जब फिश लाई थी उसकी सहायता कार्डस उसे पाने के लिए क्या हुआ, वो उसे पाने के लिए झपट्टा मारता है, कूद पड़ता है और उसके बाद उस कार्डस से उड़ना शुरू कर देता है। द यंग सेगल्स वाज सिटिंग्स ऑन अ रॉक बाय सी, क्या कहा गया कि द यंग सेगल, जो युवा सेगल्स था, वह समुद्र के चट्टान पर बैठा था। डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है व्याकुलतापूर्वक, विथ हंगर, भूख से व्याकुलपूर्वक वह क्या हुआ था बेटा, एक चट्टान पर बैठा हुआ था। देन हिज मदर, तब उसकी माँ, फ्लेव इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके पास उड़ते हुए आई। बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ फिश, बाय प्रेसिंग मतलब होता है लेकर के, दबा करके, पीस ऑफ फिश मतलब होता है एक मछली के टुकड़े को, इन हिज बिग, अपने चोंच में दबा करके वह एक मछली के टुकड़े को लेकर आई। मैड विथ हैंगर, मैड मतलब होता है हो गया था पागल, विथ हैंगर मतलब होता है भूख से वह बहुत ज़्यादा पागल हो गया था। ही पाउंस्ड मतलब होता है वह, पाउंस मतलब होता है डुबकी लगा देना, ऑन हिज द फिश मतलब होता है उस मछली पर, वह मछली के ऊपर टूट पड़ा। एंड टुक अ डीप इन द सी, और वो पाया कि वह वहाँ से सीधा झपट्टा मारा और समुद्र की तरफ जा गिरा। इन दिस वे, इस तरीके से, ही ओवरकम हिज फियर्स ऑफ वाटर, वह अपने पानी के डर पर विजय प्राप्त की। मतलब इसमें पूछा गया था कि जो यंग सेगल था वह किस तरीके से तैरना सीखा, तो इसके बारे में बताना था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द सेगल्स एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट्स व्हेन ही सा हिज मदर्स ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम। यंग सेगल ने कैसा एक्सप्रेस दिखाया, उत्तेजनावश, उत्साहपूर्वक, जब उसने देखा कि उसकी माँ उसके लिए भोजन लेकर आ रही थी। तो जब उसकी माँ उसके लिए भोजन लेकर आ रही थी तो यंग सेगल ने कैसा उत्साह दिखाया। वेन ही सा, जब उसने देखा दैट की हिज मदर, उसकी माँ, जब उसने देखा कि उसकी माँ वाज ब्रिंगिंग, ला रही थी, फूड फॉर हिम, भोजन उसके लिए, मतलब जब उसने देखा कि उसकी माँ उसके लिए भोजन ला रही थी। ही बेंट डाउन एनेक्सियसली, ही बेंट डाउन, वह बेंट डाउन मतलब होता है कूद पड़ा, एनेक्सियसली मतलब चिंतापूर्वक, वह चिंतापूर्वक उसके ऊपर कूद पड़ा। एंड पेटेड अ रॉक, और जो एक रॉक पर बैठा हुआ था, हिज फीट्स, अपने पैरों पर, ट्राइंग टू गेट नियरर, और पास जाना चाहा, टू हर, उसके पास, एज शी वाज फ्लाइंग, और जैसा कि वो वहाँ उड़ रही थी। मतलब वह जब वहाँ गया, क्या कहा गया कि जब उसने अपनी माँ को देखा तो वह भोजन ला रही थी, तो वह बहुत ज़्यादा उत्सुकतापूर्वक नीचे झुका, और फिर उसके बाद उसने चट्टानों पर थपथपाया, पैटेट किया, लेकिन फिर वह उसके और करीब जाने का प्रयास कर रही थी जहाँ पर वह उड़ रही थी। मतलब उसकी माँ जो पीस ऑफ फिश लाई थी उसके पास जा करके वह बार बार उसे लाने का प्रयास कर रही थी, खाने का प्रयास कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच फ्यूल वाज देयर इन द एरोप्लेन। हाउ मच फ्यूल, कितना ज़्यादा फ्यूल था, वाज देयर इन द एरोप्लेन मतलब होता है एरोप्लेन में। यहाँ आपका देखिए ब्लैक एरोप्लेन से क्वेश्चन है, ठीक है, ब्लैक एरोप्लेन, जो आपका ये क्वेश्चन है ब्लैक एरोप्लेन, ये पार्ट 2 है, ठीक है, इस फर्स्ट फ्लाइट का पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं ब्लैक एरोप्लेन में क्या क्वेश्चन बना। हाउ मच फ्यूल्स वाज देयर इन द एरोप्लेन, एरोप्लेन में कितना ज़्यादा फ्यूल था। व्हेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग, जब राइटर उड़ना प्रारंभ किया। तो व्हेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग, जब राइटर उड़ना प्रारंभ करता है, ही हैड टर्न्ड ऑन द सेकेंड, वह जैसे ही अपनी दूसरी तरफ मुड़ता है, लास्ट फ्यूल टैंक, जो अंतिम फ्यूल का टैंक था, ऑफ द एरोप्लेन्स, तो वहाँ थोड़ा सा ये मतलब फ्यूल ईंधन बची थी, मतलब दूसरे टैंक का जो ईंधन था वह उसने चालू कर दिया था जैसे ही वह वहाँ से मुड़ा। व्हाट रिस्क डिड द राइटर टेक वाइल फ्लाइंग, व्हाट डिड रिस्क, किस प्रकार का रिस्क राइटर लेखक ने टेक उठाया, वाइल फ्लाइंग उड़ते समय, मतलब उड़ते समय लेखक ने कौन सा या किस प्रकार का रिस्क उठाया। इन फ्लाइट मतलब होता है उड़ान में। द राइटर ने टुक अ सीरियस रिस्क, टुक मतलब लिया, सीरियस मतलब गंभीर, रिस्क मतलब होता है खतरा। राइटर ने तुरंत ही एक गंभीर खतरा लिया। बाय फ्लाइंग द ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट, अपने ओल्ड डेकोटा को सीधा उड़ाया। इनटू द स्टॉर्म मतलब होता है उस तूफान में। बिकॉज, क्योंकि ही हैड टू गेट होम अर्ली, क्योंकि वो अपने घर जल्दी जाना चाहता था। एंड है ब्रेकफास्ट, और अपना कुछ नाश्ता भी करना चाहता था, मतलब नाश्ता करना था और उसके बाद वह घर भी जल्दी जाना चाहता था, इसलिए वह उस स्टॉर्म में कूद पड़ा। देखिए बेटा, आप देख रहे हैं लाबिम्स
मैं आपके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम का लेकर आया हूँ, जिससे आपके लिए काफ़ी प्रॉफिट होगा, हेल्पफुल साबित होगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन पूछा गया, वाई डिड द राइटर्स फॉलो द पिलोट ऑफ अनदर प्लेन। जो लेखक था उसने दूसरे जहाज का क्यों पीछा किया, दूसरे जहाज के पायलट का क्यों पीछा किया। द ऑथर फॉलोड द पिलोट, ऑथर ने दूसरे जहाज के पायलट का पीछा किया, ऑफ द अदर प्लेन, दूसरे जहाज के, एज जैसा कि, ही वांटेड टू गेट आउट जैसा कि, ही वांटेड वो चाहता था, टू गेट आउट मतलब बाहर निकलना, ऑफ द डार्क क्लाउड उस तूफानी बादलों से वो बाहर निकालने के लिए बार बार प्रयास कर रहा था, इसलिए वह ऐसा कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द राइटर सी इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स। राइटर ने ब्लैक क्लाउड में क्या देखा। द राइटर सा एनदर प्लेन, राइटर ने दूसरे प्लेन को देखा। इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स मतलब होता है उस काले स्टॉर्म में, मतलब उस काले बादलों के बीच में उसने एक दूसरा जहाज देखा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड द राइटर वांट टू मीट द पिलोट्स ऑफ द एरोप्लेन। जो राइटर था वह दूसरे जहाज के चालक के से क्यों मिलना चाहता था। तो द राइटर वांटेड टू मीट द पिलोट्स, जो राइटर था वह दूसरे जहाज के चालक से मिलना चाहता था, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू से, वह कहना चाहता था थैंक यू, धन्यवाद, टू दैट पिलोट्स, उस चालक को, क्योंकि उसने उसकी स्टॉर्म में से निकलने की मदद की थी ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन टू स्टडी अबाउट द फ्लाइंग का लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द ब्लैक एरोप्लेन इज द मिस्ट्री स्टॉर्म। जो ब्लैक एरोप्लेन थी वह एक प्रकार की मिस्ट्री थी, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है। आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद, इट बिकम क्लियर दैट, यह साफ सा हो जाता है कि द ब्लैक एरोप्लेन, जो ब्लैक एरोप्लेन है, जो काली जहाज है, इट्स इज एक्चुअली मिस्टीरियस स्टोरी, यह एक प्रकार की रहस्यमय कहानी है। एज वी रीड, जैसा कि हम पढ़ते हैं इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, हाउ अ स्टॉर्म ऑफ डार्क क्लाउड्स, किस तरीके से एक अंधेरे बादलों का या काले तूफानी बादलों का कम इन फ्रंट ऑफ द ऑथर्स प्लेन्स, ऑथर के प्लेन के पास आ जाते हैं। द राइटर गेट्स कॉट इन दोज हिज क्लाउड्स, जो राइटर होता है वह उन क्लाउड में कूद पड़ता है, आगे बढ़ जाता है। हिज प्लेन डज नॉट इवेंस इफ फ्यूल्स, उसके जो प्लेन थी उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल नहीं रह गई थी। ही गेट वेरी सैड एंड पैनिक, वह थोड़ा सा हताश हो गया था और बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। देन सडनली, उसके बाद अचानक से, ही सी, वह देखता है, एंडर प्लेन, दूसरे जहाज को, इन डार्क क्लाउड्स, उस अंधेरे बादलों में, विच इंडिकेट्स, जो दिखाता है, टू फ्लाई हिम टू सेव देम, कि वह उसे बचा लेता है, फ्रॉम द स्टॉर्म, उस तूफान से। द ऑथर डिड एग्जैक्टली दैट, ऑथर ठीक उसका पीछा करता है। ही फॉलोज दैट स्ट्रेंज एयरप्लेन्स, वह उस प्लेन का पीछा करता है, विथ इज प्लेन नेम डिकोटा, जी वह अपने प्लेन के साथ जिसका नाम क्या था, ओल्ड डिकोटा। आफ्टर अ वाइल्स, कुछ समय तक, द राइटर सडनली सी लाइट, राइटर को कुछ अचानक से प्रकाश दिखाई देती है। दैट इज, जो थी, ही कम्स आउट टू ऑफ द स्टॉर्म, जो उसे लगता है कि वो स्टॉर्म से बाहर आ चुका है। एंड एज सुन एज द लाइट्स कम्स ऑन, और जैसे ही बल्ब जलती है, उसे बल्ब दिखाई देता है। दैट स्ट्रेंज प्लेन डिस्पियर्स, वह तुरंत ही स्ट्रेंज जो प्लेन थी वो क्या हो जाती है बेटा, गायब हो जाती है। और उसके गायब होने के साथ साथ डिस्पियर्स आफ्टर गेटिंग ऑफ द प्लेन्स, और वह प्लेन से उतरता है। एंड आथर पूछता है लेडी कंट्रोल रूम के एक लेडी से, अबाउट द अदर प्लेन, दूसरे प्लेन के बारे में। सो ही सी रिप्लाइज, और वो उत्तर देती है दैट की, अपार्ट फ्रॉम योर प्लेन, तो सिर्फ आपका ही प्लेन अकेला था। नो अदर प्लेन वाज फ्लोन, कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। द राइटर इज शॉक्ड, राइटर जो था वह थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है, शॉक हो जाता है, टू हियर, यह सुन करके, लेडी कंट्रोल रूम, उस कंट्रोल रूम की लेडी की बात को। ही वंडर्स हु हेल्प हिम आफ्टर ऑल, वह सोचता है कि कौन ऐसा था जो उसकी मदद किया। हु वाज दैट पायलट, वह पायलट कौन था। और इसी के साथ हमारा यह कहानी समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज द राइटर हैप्पी व्हेन ही डिसाइडेड टू फ्लाई इन द लाइट, जब राइटर रात में उड़ने का निश्चय किया तो वह खुशी क्यों था। द ऑथर वॉज ओवरजॉयड, ऑथर जो था बहुत ज़्यादा खुशी से भरा हुआ था, ओवरजॉयड था। व्हेन ही डिसाइडेड टू फ्लाई, जब वो उड़ने का निश्चय करता है, दैट नाइट, उस रात, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज ऑन हिज वे, वो अपने रास्ते पर था, होम, घर के, टू एंजॉय द हॉलीडे, अपनी छुट्टी का आनंद लेने के लिए, विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। मतलब लेखक अपने परिवार के साथ छुट्टी बिताने के लिए फैसला किया था और इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुशी था। व्हेन ही स्टार्टेड, जब वो प्रारंभ करता है, एवरीथिंग सिम्स परफेक्ट, सभी चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं। द क्लियर स्काई,
स्काई जो होता है वह क्लियर रहता है। द क्लाउड्स वर नॉट विजिबल्स, बादल भी नहीं दिखाई देते। एंड द स्टार वर शाइनिंग, और तारे भी चमक रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेथड्स वर यूज्ड बाय द सेगल्स फैमिलीज टू हेल्प हिम ओवरकम्स हिज फियर्स ऑफ फ्लाई, मतलब उसके परिवार ने उसे उड़ने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए। तो द यंग सेगल्स फैमिली एडॉप्टेड हैज सिंगल्स मेथड, उसके परिवार ने सिर्फ एकमात्र उपयोग किया, एकमात्र तरीका अपनाया। टू ओवरकम्स दियर्स फियर्स ऑफ फ्लाई, उसके इस डर को निकालने के लिए, उड़ने के डर को निकालने के लिए। द सेगल्स वाज सिटिंग्स हाई ऑन द एज ऑफ क्लिफ, जो सेगल था वह एक ऊंचे मकान के पास, ऊंचे क्लिफ मतलब होता है चट्टान के पास वह बैठा हुआ था। एंड हिज मदर, और जो उसकी माँ थी, वाज बिटिंग्स अ फिश लाइंग एट हर फीट्स, उसकी माँ अपने पैरों से उस फिट को रगड़ रही थी, तोड़ रही थी। हर फीट्स एट सम डिस्टेंस, उसका पैर कुछ ही दूरी पर था। फ्रॉम हिम, उससे। मेकिंग अ साउंड, वह आवाज़ बनाता है, गा 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 का। ही प्रेड, वह प्रार्थना करता है। टू हिज मदर, अपनी माँ से। टू ब्रिंग सम फूड्स फॉर हिम, उसके लिए कुछ भोजन लाने के, मतलब वह अपनी माँ से भोजन लाने के लिए थोड़ा सा निवेदन करता है। मेकिंग अ साउंड, फिर वह आवाज़ करता है, गा कॉल आ। हिज मदर, उसकी माँ, साउटेड इन स्क्रिम्स, उसकी माँ चिल्ला पड़ती है। एंड फ्लू अवे, और उड़ जाती है। विथ द पीस ऑफ फिश इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके ठीक सामने मछली का टुकड़ा लेकर के। द लिटल सेगल्स लेंड्स टुवार्ड्स ईगरली, जो छोटी पक्षी होती है वह बड़ी ही उत्तेजना के साथ उसके पास जाती है। टू कैच द फिश, उस मछली को पकड़ने के लिए। एंड बिट द रॉक, और वह चट्टान पर खड़ा होता है। विथ हिम फिट्स, अपने पैरों पर। एंड गेट क्लोजर टू इट, और उसके और समीप जाने का प्रयास करता है। हिज मदर, उसकी माँ, होल्डिंग अ पीस ऑफ फिश, उस मछली के टुकड़े को पकड़ रखती हैं। इन हर बिग, अपने चोंच में। स्टॉप्ड अ लिटल क्लोजर टू हिम, उसके पास जाकर के रुक जाती हैं। फ्रस्ट्रेटेड विथ हंगर, भूख की उदासता के कारण, भूख के दुख के कारण। ही टुक अ डीप ऑन द फिश, वह फिश पर टूट पड़ता है, मछली पर टूट पड़ता है। विथ अ लाउड क्राई, बड़ी ही जोर आवाज़ के साथ। ही प्रोसीडेड एंड फेल डाउन इनटू द स्पेस, और वह नीचे की तरफ गिर जाता है। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही क्षण। ही फेल्ट हिज विंग्स स्पीड्स, वह पाता है कि उसके जो विंग्स हैं स्प्रेड हो गए हैं, बाहर निकल गए हैं। नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण। द वाइंड्स, जो हवा थी। हिट द फाइन हेयर्स ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने के बाल को उड़ा रही थी, हिट कर रही थी। ही वॉज नो लॉन्गर फ्राइटेंड, वह डरा हुआ नहीं रह गया। ही वॉज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, वह धीरे धीरे नीचे और ऊपर की ओर उड़ रहा था। डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर। इन दिस वे, इस तरीके से। दस द सेगल्स फैमिली, जो सेगल का परिवार था। रिमूव्ड हिज फियर्स ऑफ फ्लाइंग्स, उसके अंदर से उड़ने के डर को निकाला था। क्वेश्चन नंबर 4, आप देख रहे हैं लाबिम्स, मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव। हाउ डिड यू फाइंड द सेगल्स इन द बिगनिंग्स एट द एंड ऑफ द लेसन, पाठ के अंत में और पाठ के प्रारंभ में आप पक्षी को कैसा पाते हैं, किस तरीके का देखते हैं। द सी बर्ड्स वॉज लाइक दिस एट द बिगनिंग्स, प्रारंभ में जो पक्षी था वह कुछ इस तरीके से था। एंड इन द लेसन्स, और वाक्य के अंत में। ही इज अफ्रेड टू फ्लाई एट द बिगनिंग, वह प्रारंभ में जो था वह उड़ने से डरता था। ऑफ द लेसन, इस पाठ के, मतलब इस पाठ के प्रारंभ होते ही वह उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता था। बिकॉज, क्योंकि ही थिंक्स, वह सोचता था कि हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम, कि उसके जो पंख हैं उसका सहारा नहीं बनेंगे। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता। एंड हिज सिबलिंग्स वुड हैव ऑलरेडी फ्लोन, उसके जो सगे संबंधी थे वो सभी उड़ने लगे थे। ही इज़ वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा दुखी था। बिकॉज, क्योंकि ऑफ नॉट बीइंग एबल टू फ्लाई, उड़ने को लेकर के नहीं, बट लेकिन। एट द एंड ऑफ द लेसन्स, अपने इस, और तब जबकि यहाँ के अंत के पाठ में, मतलब पाठ के अंत के भाग में। इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड लर्न टू फ्लाई विथ द हेल्प ऑफ हिज मदर, अपनी माँ के सहायता के कारण वो उड़ना सीख गया। एंड ही इज़ वेरी हैप्पी टू ओपन स्काई, और वह अनंत आकाश में बहुत ज़्यादा खुश था। एंड अंडर द ग्रीन सी, और हरे समुद्र उसके नीचे थे। फ्लाइज अप एंड डाउन, वो ऊपर नीचे उड़ रहा था। हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स वर्स प्रेजिंग हिम,
उसके माता पिता और उसकी सिबलिंग मतलब होता है सगे संबंधी, वर प्रेजिंग मतलब होता है उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसके माता पिता उसके सगे संबंधी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5। इसी में हम लोग MCQ भी देखेंगे, ठीक है। हाउ डिड द यंग सेगल्स लर्न फ्लोटेड ऑन द सी। युवा समुद्री पक्षी तैरना कैसे सीखा। तो अभी हमने इसका आंसर देखा था ना, तो इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से उसने उड़ना सीखा था। ये आपका शॉर्ट में भी है, यहाँ शॉर्ट वाले में भी था, ठीक है। तो इसको आप लोग इसे होमवर्क के लिए रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। आज का होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। इसे आप लोग बना करके शेयर करेंगे आज, ठीक है। अगर ना दिख रहा हो तो आप इसमें से लिख सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, किस तरीके से उड़ना सीखा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अबाउट टू फ्लाइंग का MCQ 10 MCQ देखते हैं। MCQ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वाई वाज द एरोप्लेन्स ट्विसिंग इन द एयर्स। जो एरोप्लेन थी वह हवा में ट्विसिंग क्यों करी थी, क्योंकि वहाँ क्या था बेटा, एज इट वाज स्टॉर्मी नाइट, क्योंकि वह स्टॉर्मी नाइट थी ना, तूफान भरा रात था। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द पर्पज बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल। पेरिस कंट्रोल को फोन करने के पीछे कारण क्या था। तो पेरिस कंट्रोल के फ़ोन करने के पीछे क्या था, टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, मतलब सही रास्ते को जानने के लिए उसने फ़ोन किया था पेरिस कंट्रोल को। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वाज द सेगल्स एक्सॉस्टेड। जो सेगल था वह एक्सॉस्टेड क्यों था, हताश क्यों था, ड्यू टू स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, क्योंकि वह उड़ना नहीं जानता था अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4, हु गिव यंग सेगल्स अ पीस ऑफ फिश। यंग सेगल को किसने एक मछली का टुकड़ा दिया, तो किसने दिया था बेटा, मदर सेगल ने। द पायलट वाज नॉट एबल टू एनीथिंग्स, तो डैश की जगह क्या आएगा, सी, क्योंकि हियर तो होगा नहीं, क्योंकि स्टार में सुनाई से कोई मतलब नहीं, स्पीक से कोई मतलब नहीं, ऑल ऑफ देम मतलब कोई नहीं, तो वह देख नहीं सकता था। विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट। सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स पायलट का काम करना बंद किया, तो सबसे पहले कंपास ने बंद किया था, फिर उसके बाद रेडियो ने। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट फूड डिड द सेगल्स मदर गेट फॉर इट। यंग सेगल की माँ ने उसके लिए क्या खाने को लाया, वर्म लाया था, इंसेक्ट लाया था, रेडेंट लाया था, नहीं, फिश लाया था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द पिलोट नॉट सॉरी अबाउट। जो पिलोट था वह दुखी क्यों नहीं था, क्योंकि वह ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म और रिस्क द लिव्स फॉर द फेलो पैसेंजर्स, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। उस पायलट ने किस प्रकार का रिस्क लिया, फ्लाइंग बैक द पेरिस वापस लौटने का, मिसिंग द ब्रेकफास्ट मिसिंग करने का, या ही टुक नो रिस्क, वह रिस्क नहीं लिया। उसने रिस्क लिया था फ्लाइंग द ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द वार्म स्टॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्रोल स्टेशन डिड द कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे। तो उसने पेरिस कंट्रोल स्टेशन को फ़ोन किया था। द पिलोट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम टू। पिलोट कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, तो पिलोट जा रहा था आपका फ्रांस टू इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट के लेखक कौन है, लेन ओ फ्लेटी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड द पेरेंट्स थ्रेटन्स हिम टू डिड फ्लाई। मतलब उसके माता पिता ने उसे उड़ने पर कौन सी सजा देने के बारे में कहा, तो स्ट्रॉ हिम, मतलब उसे कोई खाना नहीं देगा। द साइट ऑफ मैडेंड हिम, मतलब कौन से साइट ने उसे पागल बना दिया, तो उसको भूख लगी थी ना, तो फूड के साइट ने उसे पागल बना दिया। क्वेश्चन नंबर 15, वाई डिड द पिलोट्स टर्न्स द एरोप्लेन्स बैक टू द पेरिस। मतलब पेरिस की तरफ उसने क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो अपने ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना चाहता था। तो ये था आप लोगों का आज का सबसे अच्छा सेशन। आप देख रहे हैं अपने प्यारे मित्र CK यादव के साथ लॉ बीम्स। हम लोगों का टारगेट बैच है कि 24 जनवरी से पहले सभी चैप्टर्स को अटेंड कर लेना है, ठीक है।
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव आप सबके लिए लाया हूँ फ्रॉम डायरी ऑफ एन्ना फ्रैंक क्लास 10th का शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आप देख रहे हैं ला बीम्स एक ऐसी चैनल जो आपको 0 to टॉप तक लेकर जाएगी। तो चलिए देखते हैं बिना समय गवाए फ्रॉम द डायरी ऑफ एन्ना फ्रैंक। ये चैप्टर नंबर 4 होने वाला है हम लोगों के लिए। अभी तक हम लोग 3 चैप्टर तक देख चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम डायरी ऑफ एन्ना फ्रैंक। चलिए बिना समय गवाए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग MCQ और सभी चीज़ें अटेंड करेंगे फ्रॉम डायरी ऑफ एन्ना फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्क्राइब एन्ना फ्रैंक्स फीलिंग्स अबाउट हैविंग अ डायरी। मतलब एन्ना फ्रैंक के पास जो डायरी थी उसके भावना के बारे में बताना है। एन्ना फ्रैंक की कैसी भावना थी। तो इसका आंसर हो जाएगा एन्ना थिंग्स, एन्ना सोचती थी, इट्स सिली। सिली मतलब होता है बड़ा ही अजीब लगना, मूर्खतापूर्ण लगना। अ 13 year old टिंगर, एक 13 साल की मासूम सी लड़की, टू कीप अ डायरी, कि वह डायरी रखे, बिकॉज क्योंकि इट सीम्स लाइक अ हैज़ मैनी फ्रेंड्स, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास ढेर सारे मित्र थे। एंड अनदर पीपल, और दूसरे लोग भी, टू टॉक टू, या बातें करते थे। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में, सी सेज, वह कहती थी, दैट की सी फील्स, उसे महसूस होता था, वेरी लोनली, अकेलापन, इन द वर्ल्ड, इस संसार में। मतलब उसके आसपास तो बात करने के लिए बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन फिर भी उसे इस दुनिया में अकेलापन लगता था। सी वांटेड्स हर डायरी टू बी अ फ्रेंड्स, इसलिए वह अपने डायरी को अपना दोस्त बनाई। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मेरे प्यारे मित्रों, मैं CK यादव ला बीम्स की तरफ से आप सबके लिए लाया हूँ 0 to टॉप बैच, जिसमें आपको क्लास 10th की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। अगर आप इस पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका प्यारा मित्र CK यादव ला बीम्स की तरफ से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया, वाई डज एनफ थिंग्स दैट प्रॉपर्स हैज मोर पेशेंस देन पीपल्स। मतलब एना क्यों सोचती थी कि कागज़ के पास जो लोगों की अपेक्षा ज़्यादा पेशेंस होती हैं। तो एना थिंग्स, एना सोचती थी, दैट कि पेपर्स हैज मोर पेशेंस, पेपर के पास ज़्यादा धैर्य होता है, हैज पीपल्स, लोगों की अपेक्षा, देन पीपल, लोगों की अपेक्षा, बिकॉज, क्योंकि इट मेक्स हर लिसन, क्योंकि वो उसकी बातों को सुनता है, मोर पेशेंसली, बड़ी पेशेंसली मतलब होता है चुपचाप, धैर्यपूर्वक, एंड क्वाइटली, और शांतिपूर्वक। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल, वह दूसरे लोगों की तरह कोई रिएक्ट नहीं करती। एंड आल्सो बिकॉज, ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि सी कैन नॉट हाइड ऑल दियर सीक्रेट्स इन हर डायरी, क्योंकि वह अपने डायरी में किसी भी बातों को छिपा सकती थी। कैन हाइड, छिपा सकती थी अपने किसी भी सीक्रेट को, किसी भी रहस्य को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्क्राइब योर यूज अबाउट द मिस्टर किसिंग एज ए टीचर। मिस्टर किसिंग के बारे में अपना अभिव्यक्ति रूप देना है कि मिस्टर किसिंग एक शिक्षक के रूप में कैसे थे। तो मिस्टर किसिंग सीम्स टू बी द स्ट्रिक्ट टीचर्स। मिस्टर किसिंग जो थे वह बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मतलब होता है सख्त शिक्षक, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में थे। बट लेकिन ही रियली, वह वास्तव में बिलीव इन टकिंग एक्शन फॉर द डेवलपमेंट्स, लेकिन वह लोगों के अक्सर इरादों को बदलने के लिए कार्य करते थे। अब चाइल्ड, बच्चों की, विद गुड इंटेंशन, अच्छी ध्यान को दे करके। ही ट्राई टू कंट्रोल एनाज बैड हैबिट्स। ही ट्राइड, वो प्रयास करते थे, टू कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण करने का, एनाज बैड हैबिट मतलब होता है एना के बैड हैबिट को। ऑफ टॉकिंग टू मच, अधिक जो बात करती थी, जो ज़्यादा बातें किया करती थी। बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही इज श्योर, वह निश्चित हो गए, दैट की हर हैबिट डज नॉट अफेक्टेड हर स्टडीज, कि उसके बात करने का तरीका उसकी स्टडी में कोई परेशानी नहीं डालता। ही ओवरलुक्स हर डिफिशियंसी, तो वह उसे बड़ी ही उस बातों को नज़रअंदाज करने लगे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज एना एंटायर क्लास एंग्जियस एंड नर्वस। पूरी कक्षा में एन्ना बहुत ज़्यादा घबराई हुई और चिंतित क्यों थी।
एनाज इंटायर क्लास, एना का पूरा क्लास वाज एनेक्सी से चिंतित था एंड नर्वस और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था अबाउट द रिजल्ट, परिणाम को लेकर के। बिकॉज ऑन दैट डे, क्योंकि उस दिन इट वाज टू बी डिसाइडेड, या निश्चय होने वाला था हु वुड बी प्रमोटेड, कौन पास होगा द अपर क्लास अगले कक्षा के लिए, और या हु वुड बी नॉट, और कौन नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि मैनी पीपल्स डिजर्ट इट मतलब होता है इसके हकदार थे, मतलब बहुत से लोग फेल होने के हकदार थे। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब अबाउट द एनाज अर्ली एजुकेशन, एना के प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा एना फ्रैंक रिसीव्ड हर अर्ली एजुकेशन एट मोंटेसनरी नर्सरी स्कूल। सबसे पहले एना का जो प्रारंभिक शिक्षा था वह कहाँ था बेटा, मोंटेसनरी नर्सरी स्कूल में था। अंटिल द एज ऑफ 6 मतलब होता है 6 साल की उम्र तक। सी स्टार्टेड इन फर्स्ट फॉर्म एंड सिक्स्थ फॉर्म, उसने वहाँ से पहली और छठी कक्षा तक अध्ययन किया। सी डेवलप्ड सच अ गुड रिलेशनशिप विथ हर हेडमास्टर मिस्टर कूपर्स, मतलब जो मिस्टर कूपर्स थे उनसे उसका काफ़ी अच्छा आचरण था, काफ़ी अच्छा संबंध था। दैट की बोथ ऑफ देम पार्टेड विथ टीयर्स, क्योंकि दोनों के समय में पार्टेड जब अलग होने लगे तो दोनों के समय में आंसू आ गए, दोनों की आंखें में आंसू आ गए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज एना राइट इन हर फर्स्ट एसे, एना ने पहले एसे में क्या लिखा था। तो एना ने लिखा दैट की टॉकिंग इज स्पेशल क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, कि लोगों की बात करने की एक विशेष प्रकार की गुण होती है। सी डिड नॉट टॉक इन कंट्रोल, वह इसलिए नियंत्रण नहीं कर पाती बिकॉज क्योंकि हर मदर यूज टू टॉक अलॉट, क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बोलती थी। सी हैड इनहेरिटेड, और इस कार्ड वाज हेरिटेड मतलब होता है विरासत में मिलना, दैट क्वालिटी वह गुड फ्रॉम हर मदर, उसकी माँ से, मतलब इसलिए उसने लिखा कि वह उसे अपनी माँ से विरासत के रूप में मिली थी। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर किसिंग इज अ काइंड, मिस्टर किसिंग बहुत ही दयालु थे बट स्ट्रिक्ट टीचर, एक स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसका हो जाएगा यस, हाँ मिस्टर किसिंग जो थे वह वास्तव में स्ट्रिक्ट टीचर थे बट ही डिड नॉट अलाउ द स्टूडेंट टू टॉक इन द क्लास, क्योंकि वह लोगों को, बच्चों को क्लास में बात नहीं करने देते थे। बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू देम, क्योंकि वह चाहते थे कॉन्करेंट मतलब होता है ध्यानपूर्वक, पूरी ही अनुमतिपूर्वक, ऑन देयर स्टडीज, अपने शिक्षा पर लगाएं, मतलब वह चाहते थे कि वह अपनी पूरा ध्यान क्या लगाएं, शिक्षा पर। ही ऑफ्टन पनिश्ड, यहाँ तक कि उन्होंने पनिश भी किया एना फॉर टॉकिंग इन द क्लास में एना के बात करने पर, बाय गिविंग हर एसे एंड एक्स्ट्रा होमवर्क, एक एसे और एक्स्ट्रा होमवर्क को दे करके। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज एना फील्स अबाउट हर फादर्स, ग्रैंड मदर्स एंड मिस्टर क्यूप्रस। मिस्टर क्यूप्रस, एना फ्रैंक जो थी वह अपने क्यूप्रस के बारे में, दादी के बारे में और अपने पिता के बारे में क्या महसूस करती है। एना थिंक्स हर फादर्स वाज द स्वीट फादर्स एवर, एना महसूस करती है कि उसके पिता सबसे अच्छे पिता थे। एना रिमेंबर्ड हर ग्रैंड मदर्स, अब एना को अपने दादी माँ के बारे में अच्छे से याद है, इवन आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद भी। सी रोट इन हर डायरी, वो अपने डायरी में लिखती हैं दैट की नो वन न्यूज, कोई नहीं जानता था, हाउ ऑफ्टन सी थॉट, कि वह किस प्रकार की सोच रखती थी, ऑफ द ग्रैंड मदर, अपनी माँ को लेकर के, अपने दादी माँ को लेकर के। इन हर 6th क्लास, जब वह छठी कक्षा में थी, एट मॉनेस्ट्री नर्सरी स्कूल में, हर टीचर वाज मिसेस क्यूप्रस, उसके जो शिक्षिका थी वह मिसेस क्यूप्रस थी, और हु वाज आल्सो द हेडमिस्ट्रेस, और जो वास्तव में वहाँ की प्रधानाचार्य थी, मतलब प्रधानाध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, दे वर बोथ वीपिंग्स विथ लव एज दे टुक अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, अंत में जब वो दोनों विदा होने लगते हैं तो दोनों बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और अंत में रोने लगते हैं, जो उनके दिल को हार्ट ब्रेकिंग कर देता है, दहला देता है। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड एना स्टेज बिफोर गोइंग टू हॉलैंड, हॉलैंड जाने से पहले एना कहाँ रहती थी। तो एना स्टेड फ्रैंकफर्ट जर्मनी, फ्रैंकफर्ट के जर्मनी में रहती थी बिफोर गोइंग हॉलैंड, हॉलैंड जाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 10, वाई वॉज एना इन टीयर्स व्हेन सी
लेफ्ट द मोनेस्ट्री स्कूल, जब मोनेस्ट्री स्कूल वो छोड़ने लगी तो उसकी आंखों में आंसू क्यों थे? व्हेन शी लेफ्ट मोनेस्ट्री स्कूल, जब वो मोनेस्ट्री स्कूल छोड़ने लगी मोन्टेसरी स्कूल छोड़ने लगी। एना हैड टीयर्स इन हर आइज, एना की आंखों में आंसू थे बिकॉज क्योंकि द हेड मिस्ट्रीज दिज मिसेज क्यूपर्स हैड बीन हर टीचर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि वो सोचती है कि वो लंबे समय तक उसकी प्रधानाध्यापिका नहीं रह जाएंगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप देख रहे हैं लाबिम्स। अब हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं लॉन्ग आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है एना के लाइफ के बारे में बताना है। तो डायरी राइट, डायरी लिखी गई। एना वाज बॉर्न इन 1929, कि एना का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। कहाँ? फ्रैंकफर्ट में 12 जून 1929 को। और फ्रैंकफर्ट पड़ता कहाँ है? जर्मनी। When she was 4 years old, जब वह 4 साल की थी, her father moved to the Holland, उसके पिता हॉलैंड चले गए in search of better place for family to live, अपने परिवार के रहने के लिए। She was very intelligent and perceptive, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और थोड़ा शांति मन की थी। And she wanted to be a writer, और वह कुछ लिखना भी चाहती थी। Anna was innocent, एना बहुत ही मासूम थी। And intelligent girl, और बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी। फ्रॉम द यंग एज ऑफ 15, जब वो 15 साल की हुई, सी डेवलप्ड इनटू अ सेंसिटिव थिंकर, वह एक अच्छी सोच के अच्छी विचारिका के रूप में उभर कर आई। ओवर द कोर्स ऑफ डायरी, उसने एक डायरी का निर्माण किया। सी गोज फ्रॉम द स्पॉइल्ड्स एंड सम वार्ड्स नेव गर्ल्स ऑफ 13 टू सेव कॉन्शियस 15 ईयर्स ओल्ड, मतलब वह ऐसे विवाह करती थी जैसे कि वह 15 साल की हो गई थी। आल्दो यद्यपि सी हैड लिटल पॉलिटिकल्स कॉन्शियसनेस, उसके पास थोड़ी सी राजनीतिक समझ भी थी। एट द स्टार्टिंग ऑफ द डायरी के प्रारंभ में। सी क्वेश्चंस टू इशू एंटी सेमिस्टिस एंड वार, वह एंटी सेमिस्टिस और वार के बारे में कुछ प्रश्न करती है। ड्यूरिंग हर टाइम ऑफ द एनेक्स के समय पे। सी सफर्स फ्रॉम द बोरडम्स डिस्पेयर्स एंड पटिस हेरेसमेंट्स फ्रॉम दोज राउंड हर, वह काफ़ी ज़्यादा चारों तरफ से घिरी हुई थी, परेशान थी, व्याकुल थी, कि वह सोचती है कि उसकी जो अराउंड थी, उसकी जो डिस्पेयर्स थे, वो किस तरीके से समाप्त होगी। सी आल्सो डिस्कवर्स अ वेल्थ ऑफ गुड क्वालिटीज़ इन हर सेल्फ, उसने अपने आप में एक अच्छी बातों को खोजना प्रारंभ किया। आफ्टर डिस्कवरिंग द एनेक्स के रेसिडेंस के पाने के बाद, सी मूव्स टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप इन बेसलिन, वह बेसलिन में चली गई, जर्मनी में जो स्थित था। वेयर सी डाइड्स बिफोर हर 16th बर्थडे, वो अपने 16वें बर्थडे के टाइम पे जो मर चुकी थी। इन द फरवरी ऑफ 8 अर्ली मार्च 1945, एना डाइज ऑफ टाइफस मतलब टाइफाइड एंड कॉन्सर्स कैंप्स द बर्गन बेसलिन, और इस तरीके से एना की अंत हो जाती है बर्गन बेसलिन में मार्च 1945 को। हाउ डिड एना फाइनल स्टॉप्स टू मिस्टर किसिंग टू पनिश हर, मतलब एना ने किस प्रकार से मिस्टर किसिंग को सजा देने से रोका। एना फ्रैंक हैड द हैबिट्स ऑफ टॉकिंग इन क्लास, एना की हमेशा बात हुआ करती थी, बात करने की। मिस्टर किसिंग वाज हर मैथ टीचर, मिस्टर किसिंग उसके मैथ के टीचर थे। ही वाज एंग्री, वो क्रोधित हो जाता थे विथ एना से, बिकॉज क्योंकि सी टॉक्ड अ लॉट इन द क्लास, क्योंकि वो कक्षा में बहुत ज़्यादा बात किया करती थी। सी वार्नड हर सेवरल टाइम्स, उन्होंने उसे कई बार मना किया। बट टू नो एवाइल्स, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। वन डे, एक दिन, सी पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, वो उसे अत्यधिक काम दे करके पनिश करना चाहा। ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे, वो उन्होंने उसे लिखने के लिए बोला एसे अ चैटर्ड बॉक्स, बातनी चीज़ों पर। एना रोड द एसे, एना ने इसे को लिखा। इन हर गेव्स द इंटरेस्ट आर्गूमेंट्स, अपने एक इंटरेस्टिंग रुचिकर आर्गूमेंट के साथ। मिस्टर किसिंग लाइक द एसे, मिस्टर किसिंग को वह एसे बहुत पसंद आया। बट एना स्पोक इन द क्लास अगेन, लेकिन एना जो थी वह क्लास में फिर से बोलने लगी। सो शी वॉज गिविंग अ टास्क ऑफ द राइटिंग अनदर एसे, इसलिए उसे दूसरा ऐसे लिखने के लिए दिया गया। इन द टाइम अराउंड द थीम्स एज द एन इरिस्टेबल्स चैटर बॉक्स, बेतुकी बातें। फॉर 2 लेसन्स आफ्टर दैट, इसके बाद 2 लेसन देने के बाद भी एना रिसीव्ड द पनिशमेंट, एना को कोई पनिशमेंट नहीं मिला। बट ड्यूरिंग द 3rd लेसन, लेकिन तीसरे लेसन के समय मिस्टर किसिंग सा एना
थिंकिंग अगेन, एना फिर से बात करना प्रारंभ कर दी। शी वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। ही आस्क्ड हर, वो उन्होंने उससे पूछा, टू राइट अनदर एसे, दूसरे एसे लिखने के लिए। द टॉपिक ऑफ द एसे वॉज क्वैक 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 सैड मिस्ट्री चैटर बॉक्स, मतलब उसने उसे अगला होमवर्क दिया जो क्या था, क्वैक 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 चैटर बॉक्स के बारे में। द होल क्लास लाव्ड, पूरा कक्षा हंस पड़ा। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू मेक अ जोक ऑफ ऑन एना, एना से वह थोड़ा सा आनंद कर रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे। बट एना रॉट दे से इन द वेरी असम वे, इस एना ने उसके बारे में बड़े अच्छा तरीके से लिखा। मिस्टर किसिंग लाइक दे से, मिस्टर किसिंग को वह ऐसे पसंद आई। एंड डिड नॉट पनिश एना आफ्टर एट दैट, उसके बाद एना को कभी उन्होंने पनिश नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड एना फ्रैंक्स मेंटेन अ डायरी, एना फ्रैंक्स डायरी क्यों लिखना चाहती थी। एना डिसाइडेड टू कीप अ डायरी, एना एक डायरी रखना प्रारंभ की। एज सी हैड नो ट्रू फ्रेंड्स, क्योंकि उसके पास कोई सच्चा मित्र नहीं था। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि पेपर्स हैज मोर पेशेंस दैन ह्यूमन्स, मानव की अपेक्षा पेपर में ज़्यादा सहनशीलता होती है। हर फैमिली कॉन्सिस्टेड ऑफर केयरिंग पेरेंट्स, उसके माता पिता भी थोड़ा उसके ऊपर कम ध्यान दिया करते थे, मतलब देखभाल करने में उसके माता पिता। और उसकी काफ़ी छोटी बहन थी जो 16 ईयर्स की थी। और अबाउट 30 पीपल्स होम शी कुड कॉल हर फ्रेंड्स, लगभग 30 लोग ऐसे थे जिसे वो अपना मित्र कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसे अच्छा नहीं लगता था। हाउएवर, फिर भी ही हैड नो ट्रू फ्रेंड्स, उसके पास कोई अच्छा मित्र नहीं था। एंड ही डिड नॉट बिलीव्स, सॉरी यहाँ सी होगा, सी डिड नॉट बिलीव्स ऑफ एनी हिज फ्रेंड्स, वो अपने किसी मित्र पर विश्वास नहीं कर सकती थी। सी न्यू, वह जानती थी, यहाँ भी सी होगा, सी न्यूज़, वह जानती थी द सिचुएशंस वुड नेवर चेंज, सो सी डिसाइडेड टू मेंटेन द डायरी, वह जानती थी किसी प्रकार से इस सिचुएशन को बदला नहीं जा सकता, इसलिए उसने अपनी एक डायरी रखने के बारे में सोचा और समझा। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज द होल क्लास शेकिंग्स इन द बूट्स, जो पूरी कक्षा थी वह बहुत ज़्यादा परेशान क्यों थी। एंड हाउ डज एना डिस्क्राइब द बिहेव्स ऑफ हर क्लासमेट्स, उसने अपने क्लासमेट के बारे में किस तरीके से वर्णन किया। तो इसका हो जाएगा, एना फ्रैंक्स क्लासमेट्स वर ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब होता है घबराहट के कारण, और विथ फियर मतलब डर के कारण घबरा रहे थे। एंड पैनिक, और हताश हो रहे थे, डर रहे थे। एज टीचर्स वर इन द प्रोग्रेस ऑफ मेकिंग डिसीजंस, कि क्योंकि शिक्षक ने यह तय लेने का सोचा था कि डिसीजन लेने का सोचा था कि अबाउट द फेट ऑफ द स्टूडेंट्स, उन बच्चों के भाग्य के बारे में। टीचर्स वर डिसाइडिंग विच स्टूडेंट्स वुड बी प्रमोटेड, टीचर ने निश्चय कर लिया था, तय कर रहे थे कि कौन बच्चा प्रमोटेड होगा फॉर द नेक्स्ट क्लास, एंड कौन स्टेप बैक होगा पिछले क्लास के लिए, सेम क्लास के लिए। एना वाज वेरी कॉन्फिडेंस टू हर सेल्फ, एना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थी कि हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के विपरीत, दैट सी वुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट ग्रेड, कि वह अगले ग्रेड में पास हो जाएगी, मतलब वह अगले क्लास में चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द 3 ऐसे राइटिंग बाय एना फ्रैंक, तो अभी हमने इसके बारे में आपको वर्णन किया है पिछले वाले क्वेश्चन में, आप इसे जा करके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं नहीं बता रहा, क्योंकि वहाँ उसने तीन प्रकार के ऐसे को दिया था, एक चैटर्ड बॉक्स था, एक एन इकोरेबल्स चैटर्ड बॉक्स था, और एक क्वैक क्वैक करके था। अभी इसके बारे में मैंने पढ़ाया है आपको, आप जा करके वहाँ से देख लेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा क्वैक क्वैक, सैड मिस्ट्रेस, चैटर्ड बॉक्स। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आज का एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारा ये 4 चैप्टर्स है फ्रॉम डायरी ऑफ एना फ्रैंक। आप देख रहे हैं लाबिम्स, मैं आपका प्यारा मित्र सीके यादव। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच शी हैड टू राइट, मतलब उसे कौन सा सब्जेक्ट पर लिखने के लिए बोला गया। नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, फालतू की बातें। व्हाट वाज टॉपिक्स ऑफ एसे रिटन बाय एना, एना के द्वारा कौन सा टॉपिक लिखने के लिए दिया गया, तो वो क्या था, चैटर्ड बॉक्स था। हाउ डज एना एक्सप्लेन हर फादर, अपने पिता के बारे में एना किस तरीके से बताती है, तो वो बताती है मोस्ट एडरेबल फादर, बहुत ही सम्माननीय पिता। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज एना लॉन्ग एवेटेड फ्रेंड, तो लॉन्ग एवेटेड फ्रेंड कौन थी, हर डायरी।
क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डट शी वांटेड टू बिंग हर डायरी, मतलब वह किस तरीके से अपने डायरी को रखना चाहती थी। तो बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द डेट ऑन विच डेट डिड एना रिकॉर्ड द इंसिडेंट्स इन मिस्टर किसिंग्स इन द क्लास डायरी। तो वह डेट थी 20 जून 1942 1942। विच सिटी वर एना एंड मार्गॉट्स सेंट टू लिव विथ देयर ग्रैंड मदर्स। तो वह क्या था, एचएन था, एचएन। क्वेश्चन नंबर 8, हु आर द ओनली सर्वाइवर्स फ्रॉम द एनाज फैमिली। एनाज फैमिली के सर्वाइवर्स कौन थे। तो सर्वाइवर्स एक ही थे, उनके पिता। हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड एनाज है, एना के पास कुल कितने सिबलिंग्स थे। तो एक ही बहन थी। व्हाट नेम हर बुक्स पब्लिश विथ, किस नाम से एना फ्रैंक का बुक पब्लिश हुआ। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट एसे, अपने लास्ट एसे में उसने क्या लिखा था, एक पोएम लिखा था जिसका नाम क्या था, क्वेक क्वेक। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली राइटन इन, कौन से भाषा में लिखा गया था। तो डच भाषा में लिखा गया था। वाई वाज मिस्टर किसिंग्स एनॉयड विथ हर, मिस्टर किसिंग के उसके प्रति कैसा व्यवहार था। तो सी वाज एग्रेसिव, वो बहुत ज़्यादा बात करती थी। वाई वाज एनाज वांट टू कीप अ डायरी, एनाज अपने पास डायरी क्यों रखना चाहते थे, क्योंकि सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15, हु वुड एनाज अलाउड टू रीड हर डायरी, मतलब एना किसे चाहती थी वो पढ़े, एना किस तरीके से रखना चाहती थी, अपने एक फ्रेंड के रूप में। तो ये आपका था डायरी फ्रॉम डायरी ऑफ एना फ्रैंक का क्लास 10 का डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एंड आंसर। आज हमारा यह चैप्टर समाप्त हो गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव। आप देख रहे हैं लॉ बीम्स। यह आपका चैप्टर नंबर 5 है, ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया। रोज का चैप्टर नंबर 6 ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया, इसका हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट वंस एट द रीच ऑफ हाउस, मतलब घरों के पास पहुंचने पर बेकर्स क्या करते थे। तो वंस बेकर रीच्ड अ हाउस, जैसे ही बेकर घर के पास पहुंचते थे तो ही फर्स्ट ग्रीटेड टू लेडी, वह महिला को सबसे पहले ग्रीटेड करते थे, सम्मान करते थे। कैसे करते थे, ऑफ द हाउस, घर की महिला को, बाय सेइंग कह करके गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग, एंड देन उसके बाद प्लेस्ड हिज बास्केट्स ऑन द वर्टिकल्स बम्बू, अपने वर्टिकल बम्बू पर, ऊर्ध्वाधर बम्बू पर क्या करते थे, रख देते थे अपने उस टोकरी को। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वाज द बेकर्स फर्नेस इसेंशियल्स इन द ट्रेडिशनल गाँव, मतलब जो बेकर का भट्टी था वह गोवा के गाँव में ज़रूरी क्यों थी। तो द बेकर्स फर्नेस वाज इसेंशियल्स, क्योंकि बेकर का जो फर्नेस था, जो भट्टी थी, वह ज़रूरी इसलिए थी बिकॉज गोवा के विलेज में, क्योंकि केक एंड बोलनियस, जो केक हुआ करती थी और जो बोलनियस वर प्रिपेयर्स, बोलनियस जो तैयार किए जाते थे, बोलनियस जो तैयार किए जाते थे एट द फर्नेस ड्यूरिंग द क्रिसमस के लिए, अदर फेस्टिवल, दूसरे फेस्टिवल के लिए, एंड मेथड वुड प्रिपेयर सैंडविच बनने के लिए, एंड फॉर द डॉटर्स एंगेजमेंट, और अपने डॉटर के एंगेजमेंट में सगाई के लिए सैंडविच तैयार करने के लिए ये सारी चीज़ें प्रयोग की जाती थी। इसलिए बेकर के गाँव में अभी भी उस भट्टियों का होना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम होम हैव द इनहेबिटेड ऑफ कुर्ग डिसेंट्स एज पर द लेजेंड, मतलब जो कुर्ग के व्यक्ति होते थे वह अपने निवास के किस वंश के हैं, मतलब कुर्ग के जो व्यक्ति हैं वह किस इनहेबिटेंट्स के हैं। तो एज पर लेजेंड्स, जैसा कि उनका वंश है,
इन द इनहेबिटेशंस ऑफ कुर्ग्स आज ग्रीक, जिसे हम कुर्ग या ग्रीक के नाम से जानते हैं। एंड अरबिक, और अरबिक देश से डिसेंट्स निवास करते हैं, मतलब ये यूनानी अरबिक देश के या तो फिर यूनानी के ग्रीक के क्या हैं, मूल निवासी हैं कहानी के अनुसार। डिस्क्राइब द वुड लाइफ ऑफ कुर्ग, कुर्ग के जंगली जीवन के बारे में बताना है। तो कुर्ग का जंगली जीवन कैसा था? द वर्ल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग इज फुल ऑफ चिरपिंग्स बर्ड्स, पूरे जानवरों से भरा हुआ था, चहकता हुआ था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, और अलग अलग प्रकार के हमें जानवर दिखाई पड़ते हैं। एनिमल्स लाइक, जिसमें एनिमल्स जिनमें से प्रमुख थे, कौन था? मैकॉक मैकॉक था, मार्बल स्क्विरल थे, लिंगर्स थे, लिंगर्स मतलब लंगूर, एलिफेंट्स एंड इटीसी, और अन्य प्रकार के ऐसे जानवर बड़े बड़े थे। एंड द वेराइटीज ऑफ बर्ड्स आर आल्सो फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, और अलग अलग प्रकार के पक्षी भी उस कुर्ग जंगल में पाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेस ऑफ कुर्ग, कुर्ग के 2 टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताना है, 2 पर्यटक के बारे में बताना है। तो द व्यूज ऑफ अर्थ फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स, जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स के पास जाओगे, ठीक है, तो वहाँ का नज़ारा। एंड रीचिंग टू द आइसलैंड ऑफ निसार धाम स्प्रेड्स ओवर द 64 एकर्स, वहाँ से आगे जाएंगे तो आपको निसार धाम मिलेगा, जहाँ से 64 एकड़ तक वो फैला हुआ है। एंड बाय द रोप ब्रिज, और आपको रोप ब्रिज मिलेगा। 2 टूरिस्ट प्लेस इन कुर्ग, 2 कुर्ग के पर्यटक स्थल हैं। वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई, राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे और क्यों? तो राजवीर एंड प्रांजल वर गोइंग टू असम, राजवीर एंड प्रांजल असम जा रहे थे बिकॉज प्रांजल हैड इन्वाइटेड राजवीर, क्योंकि प्रांजल ने राजवीर को इन्वाइट किया था टू विजिट हिज होम, उसके घर को देखने के लिए, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, ग्रीष्मकाल की छुट्टियों के लिए। दिस इज अ टी कंट्री, नाउ एक्सप्लेन द रेफरेंस टू असम, असम के बारे में बताइए कि यह एक चाय का देश है। असम हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेंटर्स ऑफ टी प्लांटेशंस, असम जो है वह केंद्र का सबसे बड़ा टी प्लांटेशन का केंद्र है, मतलब सबसे ज़्यादा दुनिया का सबसे ज़्यादा चाय का केंद्र कहाँ है? असम में। अ लार्ज नंबर ऑफ टी प्लांटेशंस, अत्यधिक मात्रा में चाय की बागान, आर फाउंड दियर, वहाँ पर लगाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टी, जो मुख्य रूप से चाय है, ग्रोन इन द असम, असम में उगाई जाती हैं। इस सप्लाइड्स अराउंड द वर्ल्ड, और वहाँ से पूरी दुनिया भर में जाती है। इन वाट वेज द चाइना रिलेटेड टू टी, मतलब किस तरीके से चाइना से चाय रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, एक अजीब तरीके की लेजेंड है, कहानी है। टी वाज फर्स्ट ब्रूड इन चाइना, कि चाय पहली बार चाइना में पिया गया। इन फैक्ट, वास्तव में या ऐसा माना जाता है, द वर्ड टी, जो टी है, इज डिराइव्ड फ्रॉम द चाइनीज वर्ड, वह चाइनी वर्ड से आया है, जो क्या है? चाय एंड चीनी, चाय एंड चीनी। दिस इज हाउ चाइना इज रिलेटेड टू टी, इस प्रकार से वह चाइना से संबंधित है। डिस्क्राइब द ड्रेसेज ऑफ बेकर्स, बेकर्स के ड्रेस का वर्णन करिए। तो बेकर्स यूज टू वियर द सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, बेकर्स अक्सर एक लंबी फ्रॉक को पहना करते थे। वुज लेंथ वाज अप टू द नीज, जो घुटने तक आती थी। दीज पेकुलर्स ड्रेसेज वर नोन एज द कबाई, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कबाई नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भविष्य में बन सकता है। हाउ डिड द बेकर्स मेक हिज एंट्री, बेकर्स किस तरीके से एंट्री अपना लेते थे? तो बेकर्स जब भी आते थे तो म्यूजिकल एंट्री करते थे, झैंग झैंग साउंड आता था, एंड बम्बू स्टिक से पटकते थे। तो ये तो थी आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम लोग देखने वाले हैं ग्लिम्पस ऑफ इंडिया की लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर्स यूज टू द आवर फ्रेंड्स कंपेनियंस एंड गाइड्स व्हाट आर द स्टेटमेंट्स इम्प्लाइज रिलेशन टू द कैरेक्टर्स ऑफ बेकर्स, मतलब हमारे बचपन के दौरान गाँव में जो गोवा में जो बेकर्स होते थे वो हमारे मित्र साथी होते थे, इसके बारे में बताइए। तो दिस स्टेटमेंट टेल्स अस, ये स्टेटमेंट में बताता है कि बेकर्स जो होते थे वाज द हाईली रिस्पेक्टेड पर्सनस, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन होते थे इन द गोवा, गोवा की सोसाइटी समाज में। बिकॉज क्योंकि ही यूज टू गाइड द चाइल्ड्स, वह बच्चों को गाइड करते थे, बच्चों को चाइल्ड को गाइड करते थे अबाउट गुड बिहेवियर्स, अच्छा व्यवहार के लिए। एंड ही वॉज वेरी इनफॉर्मल्स विच
इन्फॉर्म विद द चिल्ड्रन सो ऑथोराइज रिगार्ड्स हिम टू द फ्रेंड एंड कंपेनियंस। इस तरीके से अनौपचारिक रूप से वह मार्गदर्शन करता है कि बच्चों को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए एक दोस्त और साथी के रूप में। दस ही वॉज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द गाँव सोसाइटी गोवा सोसाइटीज एट दैट टाइम्स। इसलिए वह गोवा के समाज में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चरित्र था। हाउ डू कुर्ग लोकेशंस पीपल्स एंड नेचुरल्स फीचर्स एडेड टू द डाइवर्सिटीज ऑफ इंडिया। इंडिया के लोगों की जो इंडिया के भारतीय विविधता में कुर्ग का जो स्थान है, लोगों का जो प्राकृतिक विशेषता है उसके वो कैसे जुड़ी हुई है। तो द पीपल ऑफ कुर्ग एंड इट्स नेचुरल फीचर्स हैव एडेड टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। जो कुर्ग के लोग हैं उनकी प्राकृतिक विशेषता भारत के विभिन्न प्रकार के अलग अलग रूपों से जुड़ी हुई है। द पीपल्स ऑफ कुर्ग, जो कुर्ग के लोग हुआ करते हैं, आर पीस लविंग, शांति और प्रेम में विश्वास रखते हैं, बट ग्रेट वॉरियर्स, लेकिन वास्तव में एक योद्धा भी होते हैं। कुर्ग हैज़ प्रोवाइडेड मैनी ब्रेव सोल्जर्स टू द इंडियन आर्मी। कुर्ग ने इंडियन आर्मी में बहुत सारे सैनिक को दिया है। द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा शहर, छोटा सा राज्य, छोटा सा जिला। एबोंडेंस फॉरेस्ट, जो चारों तरफ से फॉरेस्ट से, जंगल से घिरा हुआ है। हिल्स, पहाड़ों से घिरा हुआ है। कॉफ़ी एंड स्पाइसेस प्लांटेशंस, कॉफ़ी और अलग प्रकार के मसालों के बागवानों से घिरा हुआ है। एंड प्लेजेंट वेदर्स, और सुहावने मौसम से घिरा हुआ है। ऑल दिस फीचर्स ऑफ कुर्ग, इन सभी कुर्ग की विशेषताओं के कारण एडेड टू द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की विविधता को जोड़ती है। व्हाट आर द पॉपुलर थ्योरीज रिगार्डिंग द डिसेंट्स ऑफ द पीपल्स ऑफ कुर्ग। कुर्ग के लोगों के वंश के बारे में क्या विचार है। तो देज आर टू पॉपुलर थ्योरीज रिगार्डिंग टू डिसेंट ऑफ द पीपल्स ऑफ कुर्ग। कुर्ग के लोगों को लेकर के दो प्रकार की प्रसिद्ध विचार हैं। अकॉर्डिंग टू द वन थ्योरी, पहली जो थ्योरी है, पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, के अलेक्जेंडर के आर्मी की कुछ भाग वेंट साउथ एंड सेटल देयर, दक्षिण की तरफ गए और वहीं बस गए। दिस पीपल इंटरमेडिएट विद द लोकल्स पीपल्स, उन लोगों ने इंटरमेडिएट कर लिया, आंतरिक विवाह कर लिया वहाँ के लोगों से, लोकल लोगों से। एंड देयर कल्चर्स इज स्टिल अलाइव दी टुडे, और इस कारण से वहाँ की जो कल्चर है वह आज भी वहाँ चल रही है। वी सजेस्टेड दैट, जिसे यह सजेस्टेड मतलब होता है सुझाव देता है, जिससे यह पता चलता है कि दे आर ऑफ ग्रीक वर्जन्स, कि वह ग्रीक के वंशज हैं। अकॉर्डिंग टू द अनदर थ्योरी, और जो दूसरी थ्योरी है, द पीपल्स ऑफ कुर्ग वियर्स द ट्रेडिशनल ड्रेस कॉल्ड कुपिया, मतलब वह एक कुर्ग के लोग कुपिया नामक वस्त्र पहनते हैं। विच रिजेंबल द कुफिया, जो वास्तव में कुफिया का एक कुफिया जैसा दिखाई देता है। द अरब्स, अरब के दोषी लोगों की तरह। वी सजेस्टेड दैट द डिसेंट्स ऑफ अरब्स, ऐसा लगता है कि वह अरब देश के मूल निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द बॉल्स एंड बोलनिहास, मतलब बॉल और बोलनिहास क्या है। वाई आर द नेसेसरी एंड व्हेन, यह क्यों और कब जरूरी हुआ। तो बॉल इज़ द नेम ऑफ द स्वीट ब्रेड, जो स्वीट ब्रेड होता था उसका नाम क्या था, बॉल। एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द गोवा वेडिंग, गोवा के वेडिंग में यह बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती थी। विदाउट द पार्टीज लॉसेज इट्स चार्म्स, मतलब बिना इसके, मतलब यदि बॉल नहीं होता था तो इसके बिना उसका आकर्षण खो जाता था किसी भी पार्टी का। एंड बोलनहास, और जो बोलनहास थी, नेम ऑफ अ स्वीट विच इज यूज्ड टू द इंक्रीज इंटरेस्ट टुवार्ड्स द क्रिसमस में के फेस्टिवल में या दूसरे फेस्टिवल में उसकी बहुत ज़्यादा आकर्षण हुआ करती थी। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल्स इन द इंडियाज फेस्टिवल ऑफ गोवा, और गोवा के अन्य त्योहारों में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द वेरियस लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी। टी के बारे में क्या अनेक विद्यांत है, क्या अनेक कहानियाँ हैं। देयर आर मेनी लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, आउट ऑफ द विच 2 लेजेंड्स आर एज लाइक फॉलोज, मतलब विभिन्न प्रकार की कहानियाँ हैं लेकिन उसमें से 2 प्रमुख हैं। अ चाइनीज किंग, एक चाइना का किंग, यूज्ड टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, हमेशा गर्म पानी पीता था। वन डे, एक दिन, द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्विंग्स, उसकी पत्तियों के शाखा से टूट पड़ी और फेल इनटू द पॉट, और बर्तन में जा गिरा, ऑफ द बॉइलिंग वाटर, उबल रहे पानी के बर्तन में। इट टेस्टेड वाज वेरी गुड, और उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो गया। इट इज सेड दैट, और इसलिए कहा जाता है कि दे वर टी लीव्स, वह वास्तव में कौन रहे होंगे, चाय की पत्तियाँ रही होंगी।
अनदर इंडियन, दूसरे भारतीय लेजेंड्स गोज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस प्रकार से मानते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वर बुद्धिस्ट एसेटिस्ट, बुद्ध के एक शिष्य हुआ करते थे, हु फेल्स एज स्लीप वाइल्स मेडिटेशंस, जो अपने मेडिटेशन के दौरान सो जाया करते थे। देन ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, इसलिए उन्होंने अपनी आईलिड को काट दिया, आँख के बरौने को काट दिया, एंड थ्रू अवे, और उसे दूर फेंक दिया। देन उसके बाद प्लांट्स ग्रो आउट देयर लिड्स, उनके लिड्स से क्या हुई, वो प्लांट उगी, एंड वेन देयर स्लीव्स वर ड्रिंक्स इन द हॉट, जब भी उसे गर्म पानी में पिया जाता है, दे वेनिड स्लीप्स, तो उसे नींद नहीं आती। तो ये थी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ अ बेकअप फ्रॉम गोवा, तो इसके हैं लुस्को रेड्रिगस। क्वेश्चन नंबर टू, हु इज द ऑथर ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं कुर्ग के लोकेश एब्रोड। व्हाट आर द बेकर्स नोन एज गोवा, गोवा में पेयरडर नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, द बेकर वाज आल्सो दियर्स, क्या होते थे, फ्रेंड भी होते थे, कंपेनियन भी होते थे, गाइडर भी होते थे, तो ऑल ऑफ देखो। व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर, तो बियर्ड बेंगल्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वाज कॉल्ड कबाई, कबाई किसे कहते थे, बेकर्स लॉन्ग ट्रेस को कबाई कहते थे। कुर्ग इज, तो कुर्ग किस लिए प्रसिद्ध था, कॉफ़ी के लिए, टी मत लगा देना, असम के लिए टी था। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, तो फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी फ्रॉम कहाँ थे, कुर्ग के थे, जनरल करियप्पा। रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग, तो कावेरी नदी बहती है कुर्ग में। व्हाट आर द एक्टिविटीज़ अवेलेबल्स इन कुर्ग, तो कुर्ग में क्या होता है, ऑल ऑफ देवो होता है, मतलब रिवर राफ्टिंग होती है, कॉनिंग होती है, और माउंट बेकिंग होती है। व्हाट इज रैपलिंग, रैपलिंग क्या है, रैपलिंग मतलब होता है क्लिप करते हैं, स्लाइडिंग डाउन द रोप। वाज राजवीर अ फैन ऑफ द डेटी स्टोरी, यस, क्या राजवीर उस कहानी को लेकर के बहुत ही डेटिक था। क्वेश्चन नंबर 13, द वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर डिराइव्ड फ्रॉम चाइना। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द ड्यूरेशंस ऑफ द सेकेंड चिल्ड्रंस स्पोर्टिंग पीरियड्स, तो मई एंड जुलाई। इसमें पूछा गया है सेकेंड स्पोर्टिंग पीरियड्स कब होता है। वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, तो राजवीर एंड प्रांजल कहाँ पढ़ते थे बेटा, तो राजवीर एंड प्रांजल दिल्ली में पढ़ते थे। तो ये था आपका ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया का सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट एंड लॉन्ग और एमसीक्यू। इतना पढ़ने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप विद्या क्वेश्चन ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको सभी चीज़ें यहीं मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अपने मित्रों को इन सभी चीज़ों की, क्लास 10th की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सभी चीज़ों को जोड़ सकें। हम सभी देखेंगे जीरो टू हीरो। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव लाविम्स की तरफ से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैडम राइड द बस का शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन और साथ में MCQ, जो आपका यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आप सभी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स यूपी बोर्ड क्लास 10 के NCERT की इंग्लिश बुक से लिए गए हैं। मतलब कोई भी चैप्टर जो आपका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके लिए किसी प्रकार से कोई कन्फ्यूज मत होइएगा, गड़बड़ है, ऐसे है वैसे है, जो भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में कन्फर्म में आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हाउ कैन यू से दैट द कंडक्टर्स वाज अ गुड नेचर्स एंड जॉली फेलोज, आप किस तरीके से कह सकते हैं कि कंडक्टर एक अच्छे स्वभाव का और खुशमिजाज व्यक्ति था। तो वी कैन से दैट, हम ऐसा कर सकते हैं कि द कंडक्टर वाज गुड नेचर्स जॉलीज फेलोज बिकॉज, वह बहुत ज़्यादा अच्छे नेचर और जॉलीज फेलो का था, बिकॉज इट बिहेवियर्स द एटीट्यूड टुवार्ड द पैसेंजर्स, क्योंकि वो पैसेंजर के प्रति बहुत ही अच्छा भाव रखता था, खुशमिजाज था, ऑन द बस, बस में। ही ग्रीट्स देम, वो उन सभी से अच्छे से अभिवादन करता था, एंड स्माइल, और मुस्कुराता था, एज ए फ्रेंडली वर्ड, अपने एक मित्रता शब्दों में। तो आप देख रहे हैं लाबिम्स, मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को इससे अवगत कराइए ताकि बोर्ड एग्जाम की वो पूरी तरीके से तैयारी कर सकें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड वल्ली इज कलेक्टेड फॉर हिज फर्स्ट बस राइड। फर्स्ट बस राइड के लिए वल्ली ने कितने बस यात्रा के लिए वल्ली ने क्या जानकारी एकत्रित की, कौन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए। तो वल्ली कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, वल्ली ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए अबाउट द बस राइड, बस रूट, बस के रूट के बारे में कि कहाँ से कहाँ तक जाएगी, फेयर कितने पैसे लगेंगे, एंड डेस्टिनेशंस और कब तक वो वापस आ जाएगी, एंड ट्रेवल टाइम और अपने गंतव्य तक के समय के बारे में, हिज फर्स्ट बस राइड अपनी पहली यात्रा के बारे में सभी चीज़ें एकत्रित की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड वल्ली मेड सैड हर रिटर्न जर्नी, वापस आते समय वल्ली को क्यों दुखी हुई। तो वल्ली वाज सैडेंस बहुत ज़्यादा दुखी हुई वल्ली ऑन हर रिटर्न जर्नी अपने वापस आते समय में, एज सी वाज सा जैसा कि वह देखते हैं, अ डेड काउ एक मृत गाय, ऑन द साइड ऑफ रोड के एक तरफ पड़ा हुआ था, कवर्ड इन ब्लड चारों तरफ ब्लड ही थे, ही रियलाइड उसे महसूस होता है, दैट की इट वाज द सेम काउ कि वह वही गाय थी, दैट जिसको ही हैड फाउंड रनिंग अलोंग द वे जो लंबे समय से रास्ते पर पहले दौड़ रही थी, वाइल कमिंग टू द सिटी जब वो शहर की तरफ आ रहे थे, मतलब जब वो शहर की तरफ आ रहे थे तो लंबे समय से वह गाय उनके बस के आगे दौड़ रही थी, जिसे देखकर के वो बहुत ज़्यादा खुशी थी, लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट्स पास टाइम। वल्ली का पास टाइम मतलब टाइम पास करने का सबसे अच्छा मौका क्या था, मतलब वो किस तरीके से अपने टाइम को पास करती थी। वल्लीज फेवरेट्स पास टाइम्स वाज टू स्टैंड्स एट द डोर ऑफ द हाउस। वल्ली का सबसे अच्छा पास टाइम होता था कि घर के दरवाजे के पास खड़े होना, एंड वाचिंग द हैप्पीनेस और उस चीज़ को देखना, आउट द स्ट्रीट आउटसाइड कि घर के बाहर क्या हो रहा है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन्स वाज वल्ली, वल्ली किस प्रकार की व्यक्ति थी। तो वल्ली वाज अ क्यूरियस एंड एडवेंचरस यंग गर्ल्स, वल्ली एक प्रकार की जिज्ञासु और युवा लड़की थी, विद द सेंस ऑफ वंडर्स, विद द सेंस ऑफ वंडर्स मतलब होता है आश्चर्य और दयालु के साथ, काइंड हार्ट दयालु के साथ। हु वाज नॉट अफ्रेड जो नहीं डरती थी, टू टेक रिस्क लेने में, एक्सप्लोर्स द वर्ल्ड्स अराउंड हर्स कि वह किस तरीके से दुनिया के बारे में नहीं जानती, मतलब आसपास के लोगों के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ से साथ से लड़ना सीखी थी। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड वल्ली वांट टू राइड्स ऑन द बस, वल्ली बस की यात्रा क्यों करना चाहती थी। वल्ली वांटेड टू राइड द बस, वल्ली बस की यात्रा करना चाहती थी बिकॉज क्योंकि शी हैड नेवर राइडर्स ऑन द बस, वह बस पर कभी नहीं चढ़ी थी, बिफोर द इससे पहले, एंड वाज एंगर टू ट्राई इट आउट और वह जब भी लोगों को बात करती सुनती थी तो वह एगर हो जाती थी, क्रोधित हो जाती थी, एंड शी वाज आल्सो क्यूरियस और वह बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, अबाउट द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज अपने घर से बाहर जाने के लिए। आप सभी को पता है, आप देख रहे हैं लाभ बिम्स। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस, वल्ली ने क्या किया जब वह बस पर चढ़ी। तो आफ्टर वल्ली गॉट इनटू द बस, जब वल्ली बस पर चढ़ी, शी लुक्ड अराउंड द ओवर्स्ड हर सराउंडेड, वह सभी चारों तरफ देखी मतलब आसपास निरीक्षण की, सी नोटिस उसने ध्यान दिया, दैट की द बस लुक्ड ब्रांड न्यू, बस बहुत ही अच्छी शानदार लग रही थी, सी आल्सो चेक हर फेयर्स एंड टिकट्स, उसने अपने टिकट को देखा, चेक किया और किराए को लिया, देन सी लुक्ड एट द सिंसियरली आउटसाइड, और फिर उसके बाद वह सामान्य रूप से बाहर के दृश्य को देखने लगी, द विंडोज खिड़की से, एंड एंजॉयज व्यूज और उस आनंद को उसने लिया, उस दृश्य को देखकर के वह आनंद लिया, ऑफ द फील्ड एंड ट्रीज पेड़ और खेतों को, मतलब पेड़ और खेतों को देखकर के वह काफ़ी आनंद ली। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड वल्ली सी आउट ऑफ द विंडोज ऑन हर फर्स्ट जर्नी, मतलब वल्ली ने पहली बार अपनी खिड़की से बस से क्या देखा। इन हर फर्स्ट जर्नी अपनी पहली यात्रा में, वल्ली इंजॉयड वल्ली ने आनंद लिया, द ब्यूटीफुल ऑफ नेचर प्राकृतिक दृश्य का, फ्रॉम द विंडोज ऑफ द बस की खिड़की से, सी सा द बस उसने बस को देखा, गोइंग द कैनल एक नहर के पास से जाते हुए, विथ पाम ट्रीज जिसके आसपास पाम ट्रीज लगे हुए थे,
एंड माउंटेन्स, और पहाड़ थी। ब्लू स्काई, नीले आकाश थे। इन द बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में। ऑन द अदर साइड, और वहीं दूसरी तरफ, सी सा हुआ पाती है। डीप डिच, काफ़ी बड़ी गहरी खाई थी। वेस्ट ग्रीन फील्ड, उसके आगे वेस्ट ग्रीन फील्ड, हरे भरे मैदान थे। स्प्रेड ओवर द एकर्स, काफ़ी एकड़ में फैले हुए। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड वल्ली अरेंज फॉर द बस फेयर? वल्ली ने किस तरीके से बस के पैसे को इकट्ठा किया? तो वल्ली अरेंज फॉर द बस फेयर, वल्ली ने बस के पैसे को इकट्ठा किया बाय सेविंग मनी, पैसे को बचा करके। इनसाइड ऑफ बाइंग्स हर प्ले आइटम्स, अपने खेलने की इत्यादि चीज़ों को छोड़ करके, ना खरीद करके। लाइक टॉयज, जैसे कि टॉयज, बैलून, पिपरमिंट्स, etc। क्वेश्चन नंबर 10 और शॉर्ट का सबसे लॉन्ग क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, व्हाई डिड द कंडक्टर कॉल्स वल्लीज मैडम? कंडक्टर ने वल्ली को मैडम क्यों बुलाया? द कंडक्टर कॉल्ड वल्लीज मैडम, कंडक्टर ने वल्ली को मैडम इसलिए बुलाया बिकॉज, क्योंकि सी बिहेव्ड लाइक अ लेडी, क्योंकि वह एक लेडी की तरह व्यवहार कर रही थी। सी व्हेन द कंडक्टर ट्रिप्ड टू हर हेल्प, जब कंडक्टर ने उसकी मदद करने को चाहा। तो ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन, मैडम राइड द बस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच मैनर्स डिड वल्लीज कैलकुलेटेड प्लान्स एंड प्रिपेयर्स हिमसेल्फ फॉर द राइड द बस? मतलब किस तरीके से उसने अपने कैलकुलेटेड को किया बस की यात्रा के लिए, उसने क्या क्या गणना बनाई। वल्ली कलेक्टेड ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, वल्ली ने हर प्रकार की ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन को जुटाया अबाउट बस ट्रेवल, बस की यात्रा को लेकर। फ्रॉम पीपल, लोगों से। हु यूज टू राइड द बस रेगुलरली, जो नियमित रूप से बस की यात्रा करते थे। द टाउन वॉज 6 मील, शहर जो थी वह 6 मील की थी। फ्रॉम हर विलेज, उसके गाँव से। वन वे फेयर्स, एक बार जाने का पैसा लगता था 30 पैसे, 30 पैसे। द जर्नी, जो यात्रा थी, टू टाउन और टुक 45 मिनट्स, मतलब 45 मिनट की हुआ करती थी। इफ़ शी हैड टेकन द 1 o'clock, यदि वह एक बार 1 बजे की बस लेगी, शी वुड हैव रीच्ड टू टाउन, वह शहर पहुंच जाएगी 1:45, 1:45 पे। एंड शी कैलकुलेटेड दैट, और उसने गणना किया कि शी वुड बी बैक, वह वापस हो जाएगी होम, घर को, अबाउट 2:45 मतलब 2:45 तक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कंपेयर्स वल्ली जर्नी टू द सिटीज विद द जर्नी बैक होम, मतलब वल्ली की शहर की ओर यात्रा और वापस की यात्रा की तुलना करना है। वाई वाज दियर अ चेंज इन हर मूड, उसके मस्तिष्क में क्यों परिवर्तन हो गया? तो जाहिर सी बात है, वह पहले खुश थी, लेकिन फिर जैसे ही वह वापस लौट रही थी तो उस समय वह मरी हुई गाँव को देखती है, जिस कारण से उसकी सैडनेस गायब हो जाती है। तो ऑन द वे, रास्ते में। ऑन द सिटी, मतलब शहर के लिए उसका जो यात्रा था। वल्ली वाज एक्साइटेड, वल्ली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। एंड क्यूरियस, और बहुत ज़्यादा लालायित थी अबाउट द एक्सपीरियंस, उस चीज़ को देखने के लिए। शी हैड नेवर बीन टू सिटी बिफोर, उसने पहले शहर को नहीं देखा था। नॉर, और ना ही टेकन अ बस राइड, कभी बस की यात्रा की थी। ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के दौरान। सी लुक्ड आउट, वह बाहर देखती है द विंडोज, खिड़की से। एंड फील्ड हैप्पी, और खुशी महसूस करती है। सेटिस्फाइंग सीइंग एवरीथिंग अराउंड हर, वो अपने सभी चीज़ों को सेटिस्फाइंग तरीके से देखती है। हाउएवर, फिर भी। ऑन हर रिटर्न जर्नी होम, वह जब घर के लिए वापस आती है। वल्लीज मूड हैड चेंज, वल्ली का मूड बदल जाता है। सी सा अ डेड काउ, क्योंकि वह एक मृत गाय को पाती है। लेइंग ऑन द साइड ऑफ द रोड, घर के रोड के एक साइड पर पड़े हुए। कवर्ड अप इन ब्लड, जो खून से लथपथ थी। पेज मेड हर सैड, जो उसे बहुत ज़्यादा दुखी बना देती है। वल्ली हैड अ चेंज ऑफ मूड, वल्ली तुरंत ही अपने मूड को बदल लेती है, उसकी मूड बदल जाती है। एंड एक्सपीरियंस, और वह महसूस करती है। अ न्यूली वर्ल्ड लर्न सम हर्स रिलेटेड, वह कुछ अलग से सोच रखती है। वल्ली जर्नी अबाउट द होम एट द शेल्टर्स, देन हर जर्नी टू द सिटीज एंड सा द डेड काउस कवर्ड इनटू द ब्लड ऑन द वे बैक फ्रॉम द सिटी। और इस तरीके से वह जब शहर को जा रही थी तो बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन जब वह वापस आती है तो मृत गाय को देख करके बहुत ज़्यादा दुखी होती है, और इसलिए वह बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, और इस तरीके से उसकी मानसिक स्थिति बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, का पूछ ली 50 दिन फोन नहीं करेगा, पूछ ली। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज वल्ली डीपेस्ट डिजायर, वल्ली की सबसे अच्छी इच्छा, सबसे गहरी इच्छा क्या थी। फाइंड द वर्ड एंड फ्रेज इन द स्टोरी दैट टेल्स यू दिस, इस कहानी के बारे में शब्दों को वाक्यांश को चुनिए जो वह बताती है। तो वल्ली डीपेस्ट डिजायर्स वाज राइड टू द बस, वल्ली की सबसे गहरी इच्छा क्या थी,
बस की राइड करना। द स्टोरी मेंशंस सेवरल वर्ड्स द एंड फ्रेज, ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो बताते हैं कि वल्ली की यही एकमात्र इच्छा थी। इंडिकेट द डिजायर, उसकी इच्छा को दर्शित करते, जैसे ओवर हिल्स टू डिजायर्स एंड ऑल द लाइफ ऑफ स्ट्रीम्स अबाउट एंड किंडल्स इन हर लॉन्गिंग, या ड्रीम्स या होप्स या विश बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक वल्ली एंजॉयड हर फर्स्ट बस राइड, आप सोचते हैं कि वल्ली ने अपनी बस राइड को बहुत एंजॉय किया, इसके बारे में बताना है। यस, हाँ, वल्ली एंजॉयड हर फर्स्ट बस राइड, उसने अपने बस के राइड को पूरा एंजॉय किया। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं फ्रॉम द लेसन सपोर्ट दिस लाइक, जो इसके बारे में साक्ष्य देते हैं, जैसे कि शी वाज वेरी हैप्पी व्हेन शी सा काऊ इन फ्रंट ऑफ द बस, जब वह गाय को देखती है वहाँ बस के सामने दौड़ते हुए। एज सून एज ड्राइवर हॉन्ग द हॉर्न, जबकि ड्राइवर हॉर्न को बजाता है लेकिन फिर भी वो हटती नहीं है। एंड फास्टर मूव आउट टू द वे, और रास्ते पर और तेज हो जाती है। एंड दिस वॉज द सोर्स ऑफ नेवर एंडिंग, और यह जो था, यह ऐसा सोर्स था जो कभी न समाप्त होने वाली प्रसन्नता की थी फॉर वल्ली के लिए। शी आल्सो इंजॉयड द ब्यूटीफुल नेचर्स आउटसाइड द विंडोज ऑफ द बस, और वह बस के बाहर देख करके इस नेचर का बहुत ही आनंद उठाई। द स्टोरीज पोर्ट्रेट वल्लीज एक्सपीरियंस राइडिंग द बस एंड डिपेस्ट सजेशंस दैट द गिनिंग्स इंजॉयड इट, और इस तरीके से वो बताती है किस तरीके से वल्ली ने बहुत ज़्यादा इस पार्ट में बहुत ज़्यादा आनंद लिया। वल्ली स्ट्रेट रिफ्यूज टू कंडक्टर्स ऑफर्स ऑफ द कोल्ड ड्रिंक्स, वल्ली ने कंडक्टर की कोल्ड ड्रिंक को क्यों मना कर दिया। शी माइट बी विलिंग्स टू हैव वंस, क्या उसकी इच्छा थी ऐसा पीने की, मतलब उसे लेने की। वाट लेसन्स डू यू लर्न फ्रॉम हर गेस्टर्स, उसके इस हाव भाव से आप क्या समझते हैं। तो वल्ली स्ट्रेंटली रिफ्यूज द कंडक्टर ऑफर्स टू द कोल्ड ड्रिंक्स दो शी माइट बी विलिंग्स टू हैव वंस, वल्ली उस चीज़ को कोल्ड ड्रिंक के ऑफ़र को मना कर देती है जबकि हैव वंस उसकी ऐसी इच्छा शायद थी। दिस शोज दैट, यह चीज़ दिखाती है कि वल्ली वॉज प्राउड, वल्ली बहुत ज़्यादा गर्वशील। एंड डिड नॉट टेक एनीथिंग फॉर फ्री, और कभी फ्री का लेने वाली लड़की नहीं थी। एंड इट शोज द आल्दो वल्लीज कॉन्फिडेंस इनफ टू राइड द बस, और इस तरीके से हमें दिखाता है कि वल्ली का सिर्फ बस में घूमना ही काफ़ी था। बाय हरसेल्फ, उसके द्वारा। शी वाज एफ्रेड टू लीव द बस, वह बस को छोड़ने के लिए डर रही थी। एंड गो एन फैमिलियर पैलेस, या किसी विचित्र जगह पर जाने के लिए भी डर रही थी। एंड शी हैड टेकन द बस विथ द इंटेंशन ऑफ एक्सपीरियंस द बस राइड्स, वह सिर्फ बस की राइड की यात्रा लेने के लिए या उसके अनुभव लेने के लिए बस चढ़ी थी। वाज द इंक्लिन्स टू ट्राई एनीथिंग एल्स, इससे ज़्यादा और कुछ करने के लिए बस के साथ नहीं गई थी, मतलब उसकी सिर्फ इच्छा थी बस का यात्रा करना। चलिए आज हम लोग देखते हैं MCQ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डिड वल्ली डू ऑन द फाइन स्प्रिंग डे, तो ऑन द फाइन स्प्रिंग डे उसने कॉट द बस किया था टू टाउन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डिड वल्ली विश, तो वल्ली की विश क्या थी, बस राइड। व्हाट कैन यू टेल अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द नेक्स्ट, तो ही वॉज फनी। What was the timing of the afternoon non takings by the Wally's mother, तो 1 to 4 उस टाइम क्या करती, टाइमिंग आफ्टरनून 9 टेकिंग। What sadness Wally's, तो डेड cow। क्वेश्चन नंबर 6, what does it tells you about Wally's when she refused to accept the conductor treat, क्या थी, responsible। What made her laugh on the journey, the sight of the running cow। What did she have to recite on village fair's day to save for the ride, तो merry go round। What did the old man say to Walli that annoyed her merely asked to sit। Question number C। Question number 10, how did she pick up small details about the bus entry, to pick up small details all the above, listen to the conversation of the neighbors and asking the free discreets। And how many times did the bus across her street for hours, हर 2 घंटे पे। 12, what was the Wally's age, ये अगली बार क्वेश्चन में आया था कि वल्ली का उम्र क्या था, 8 साल। Who is the author of the lessons मैडम राइड द बस, तो इसके हैं वल्ली कन्नम।
14. Wally would stares wistfully at the people who got on or off the bus. What is the meaning of wistfully? wistfully का मतलब है longingly. longingly मतलब होता है व्याकुलतापूर्वक. Why did Wally stand up? वल्ली खड़ी क्यों हो गई थी? क्योंकि she did not able to look outside properly. तो ये था आपका मैडम राइट द बस का डिफिकल्ट क्वेश्चन, जिसमें आपका लॉन्ग, शॉर्ट एंड MCQ. मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव, आप देख रहे थे लॉ बीम्स. मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सबको ऐसे ही क्लास 10th की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा. क्लास 10th में बस एक चैप्टर बताया है जिसका नाम है शेरमन एट बनारस. वो भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा. ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. आपके प्यारे मित्र CK यादव. गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स. आज हम लोग देखने वाले हैं शेरमन एट बनारस क्लास 10 का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. यह आपका लास्ट चैप्टर होने वाला है प्रोज का. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री से. तो प्रोज का लास्ट चैप्टर शेरमन एट बनारस. आप देख रहे हैं लॉ बीम्स. आपका प्यारा मित्र CK यादव. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. वाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकम अ बेगर? जो किंग थे वह अपने पैलेस को क्यों छोड़ दिए और बेगर क्यों बन गए? तो प्रिंस सिद्धार्थ लेफ्ट द प्लेस. प्रिंस सिद्धार्थ थे वो अपने महल को छोड़ दिए एंड बिकम बेगर और एक साधु बन गया. बिकॉज क्योंकि ही वॉज ट्रबल्ड बाय द सफरिंग्स. वह यह देख करके बहुत दुखी हुए. ही सा उन्होंने देखा इन द वर्ल्ड संसार में एंड वांटेड टू सीक अ सॉल्यूशंस टू इट. मतलब वो इस दुखी संसार को देख करके वो उसका समाधान खोजना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने जीवन को छोड़ दिया. व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा? आप बुद्ध के जीवन के बारे में क्या जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धा आल्सो नोन एज द सिद्धार्थ गौतम. बुद्धा जिसे सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना जाता है, बॉर्न एज अ प्रिंस ऑफ कपिलवस्तु के राजकुमार थे. वॉज गिवन लग्जरियस लाइफ. उन्हें एक विलासतापूर्ण एक भोग विलास के साथ जीवन मिला था. बाय हिज फादर इन द पैलेस. अपने पिता के महल में. एज द एज ऑफ 29. 19 साल की उम्र में. ही लेफ्ट द पैलेस. उन्होंने महल को छोड़ दिया. फाइंड द एंड ऑफ ह्यूमन सफरिंग. मानव की दुख की समाप्ति के लिए. एंड इवेंचुअली अचीविंग्स द इलिटमेंट एंड बिकम्स द बुद्धा. और इस तरीके से वो अपने ज्ञान की प्राप्ति करें और अंत में बुद्धा कहलाएं. क्वेश्चन नंबर 3. वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट sermon? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश शेरमन एट बनारस मतलब बनारस में दिया था. व्हाट डू यू इफेक्ट ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड्स ऑन बुद्धा? बुद्धा का दुख का क्या प्रभाव पड़ा? द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड्स मेड बुद्धा डीपली ट्रबल्ड. इस चीज़ को गौतम बुद्ध को अंदर से डीपली ट्रबल्ड दुख हुआ एंड मोटिवेटेड और प्रोत्साहित किया हिम टू सीक एलिजमेंट की ज्ञान की खोज करें ऑफ द सोल्यूशन ऑफ एंड ऑफ ह्यूमन. मानव की इस दुखी का अंत. वाई वाज केसा गौतमी सैड? केसा गौतमी दुखी क्यों थी? एंड व्हाट डिड शी डू इन हर हाउस ऑफ ग्रीफ? वो अपने दुख के समय में क्या किया? तो केसा गौतमी वाज सैड. केसा गौतमी दुखी इसलिए थी बिकॉज क्योंकि हर सन उसका जो पुत्र था हैड डाइड मर चुका था. इन हर हाउस ऑफ ग्रीफ. और इस कारण से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी. उनका इकलौता बेटा था. शी वेंट फ्रॉम द डोर टू डोर. वह घर घर जाने लगी एंड आस्किंग समथिंग हु कुड ब्रिंग हर सन कम बैक लाइफ. और वो बार बार पूछने लगी कि कौन उसके बच्चे को वापस ला सकता है. मेरे प्यारे मित्रों, आप देख रहे हैं लॉ बीम्स. मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव. आपको इसे 1000 का चैनल बनाना है, तो इसलिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डिड बुद्धा डू आफ्टर ही हैड अटेंड्स एनलिजमेंट? बुद्धा को जब एनलिजमेंट प्राप्त हुआ तो उसके बाद उसने क्या किया? तो आफ्टर अटेनिंग एनलिजमेंट ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्धा ट्रेवल्स टू सिटी ऑफ सारनाथ नियर बनारस. बुद्धा सबसे पहले सारनाथ बनारस के पास आए इन इंडिया भारत में. वेयर द प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon. जहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया टू 5 associates. अपने तीन शिष्यों को. टीचिंग देम अबाउट द 4 nobles ट्रूथ. उन्होंने 4 प्रकार के सत्य के बारे में बताया.
एंड इट फोल्ड्स पैथ, और एक सच्चाई के बारे में, अष्टांगिक मार्ग के बारे में समझाया। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर एंड व्हेन डिड सिद्धार्थ बिकम द बुद्धा? सिद्धार्थ कब और कहाँ बुद्धा बने? तो सिद्धार्थ बिकम द बुद्धा, सिद्धार्थ बुद्धा बने व्हेन अचीविंग एलिजमेंट, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, अंडर द बोधि ट्री, बोधि ट्री मतलब होता है पीपल वृक्ष के नीचे, बोध वृक्ष के नीचे, बोध गया में। एंड यह लगभग थी आज से 2500 साल पहले। विच पीपल आर रेफर्ड टू एज वाइज बाय बुद्धा इन हिज sermon, मतलब अपने प्रवचन में बुद्ध ने किन लोगों को बुद्धिमान कहा? तो दोज हु आर द सैडनेस, वह व्यक्ति जो संसार के इस दुखी में, डेथ नोन मृत्यु को जानते हैं, इमोर्टिबल्स मतलब होता है अटल, मतलब जो संसार के अटल सत्य को जानते हैं कि मृत्यु होनी है, ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का अंतिम सच, सच पीपल्स आर रिफर्ड्स, ऐसे ही लोग रिफर्स टू एज द वाइज, बुद्धिमान कहलाते हैं, बाय द बुद्धा इन हिज sermon, उसके भाषण में। हाउ डिड बुद्धा टीच किसा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन के सच के बारे में किसा गौतमी को किस तरीके से उन्होंने बताया? तो बुद्धा आस्क्ड किसा गौतमी टू ब्रिंग मस्टर्ड सीड्स, बुद्धा कहते हैं किसा गौतमी को कि जाकर मस्टर्ड सीड को लेकर आए, फ्रॉम द हाउस, किसी भी घर से, वेयर नो हैज डाइड, कि जहाँ पर कोई न मरा हो, एंड सी केप्ट सर्चिंग फॉर सच ए हाउस, और वो वास्तव में ऐसे घर के बारे में खोजने लगती है। सी कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उसे ऐसा कोई मिलता नहीं है। सी अंडरस्टूड, वो समझ जाती है दैट की डेथ इज इनविटेबल्स, जो मृत्यु है वह अटल सत्य है। दस इस तरीके से द बुद्धा टॉट किसा गौतमी ट्रूथ ऑफ लाइफ, इस तरीके से किसा गौतमी को उन्होंने जीवन के रहस्य को बताया। व्हाट साइड मोर सिद्धार्थ टू सीक द पैथ ऑफ एलिजमेंट, किन दृश्यों से सिद्धार्थ के ज्ञान के मार्ग को प्रोत्साहित मिला? तो सिद्धार्थ वाज मोर टू सीक द पैथ ऑफ एलिजमेंट, सिद्धार्थ ने ज्ञान के मार्ग को खोजा, किस कारण खोजा था? इनकाउंटर्ड एज ए ओल्ड मैन, मतलब एक व्यक्ति को देख करके, एक तपस्वी व्यक्ति को देख करके, अ सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति को देख करके, अ कॉर्पस, एक शव को देख करके, एंड अ वंडरिंग्स एसेंट, और एक बुद्धि व्यक्ति को घूमते हुए देख करके। चलिए हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, चेयरमैन एड बनारस का लॉन्ग क्वेश्चन आप देख रहे हैं सीखे यादव लॉ बीम्स। वाई डिड किसा गौतमी से हाउ सेल्फिश आई एम एंड आई एम ग्रीफ, वाट डिड सी रियलाइज अबाउट द फेट ऑफ मैनकाइंड, मतलब किसा गौतमी ने क्यों कहा कि मैं अपने दुख में स्वार्थी हो गई थी, और उससे ऐसा क्यों महसूस हुआ? तो किसा गौतमी वॉज टायर्ड टू सर्च फॉर अ हाउस, किसा गौतमी बार बार एक ऐसे घर की प्रयास कर रही थी, वेयर नो वन हैज़ डाइड, इन द सर्च ऑफ मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड सीड की खोज में, मतलब सरसों के दानों की खोज में वो ऐसे घर की खोज कर रही थी जहाँ पर कोई मरा ना हो। ड्यूरिंग दिस, इसके साथ ही रियलाइड उसे महसूस होता है दैट की डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सबके लिए समान है। दिस इज द इमेचुअल्स, यह इमेचुअल है, इमेचुअल मतलब होता है मृत्यु आने सबके जायज है। ट्रूथ, इमेचुअल नश्वर सत्य है, फ्रॉम विच नो वन कैन स्केप, जिसे कोई नहीं बच सकता। दियर फॉर, इसलिए किसा गौतमी सेट, किसा गौतमी बोलती है हाउ सेल्फिश आई एम, मैं दुखी में कितना ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी। सी रियलाइड, उसे महसूस हो जाता है अबाउट द फेट ऑफ द मैनकाइंड, मानव के उस स्थिति के बारे में, एंड एक्सपीरियंस बर्थ, उसके जन्म के बारे में, एंड ओल्ड मतलब उसके ओल्ड एज के बारे में, एंड सिकनेस बीमारी के बारे में, डेथ के बारे में, मृत्यु के बारे में, जिससे कोई कभी बच नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द मोर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड, इस मोर्टल वर्ल्ड के बारे में उन्होंने क्या कहा? बुद्धा सेड, बुद्धा ने बोला अबाउट द मोर्टल ऑफ द वर्ल्ड, इस नश्वर प्राणियों के बारे में, नश्वर संसार के बारे में, दैट की द लाइफ ऑफ मोर्टल, जो जीवन है वो नश्वर है, कभी मरने वाला नहीं है। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इज फुल ऑफ सफरिंग्स, दुख से भरा है, एंड सारो, और पीड़ा से भरी है, एंड सफरिंग इज पार्ट ऑफ द मोर्टल लाइफ, और नश्वर शरीर का यही एक भाग है। डेथ इज इनविटेबल्स, मृत्यु आना सबके लिए जायज है, बिकॉज क्योंकि देयर इज नो मीन्स बाई विच दोज बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग्स, कोई ऐसा नहीं है जो जन्म लेकर के मृत्यु से बच सके। एवरीवन डाइज आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, सभी व्यक्ति अपने उम्र पर पहुंचने के कारण मर जाएंगे ओल्ड एज के टाइम पे। एंड डेथ इज अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ मोर्टल लाइफ, और जीवन ही अंतिम सत्य है, मृत्यु ही अंतिम सत्य है। वरिंग्स अबाउट द डेथ इज फ्यूटल्स, तो मृत्यु की चिंता करना व्यर्थ है। हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम गेट द इलिचमेंट, सिद्धार्थ गौतम को किस तरीके से इलिचमेंट ज्ञान की प्राप्ति हुई? एंड वाई डिड द नेम ऑफ द बिग ट्री एज द बोधि ट्री, और बिग ट्री का नाम बोधि ट्री क्यों पड़ा? तो सिद्धार्थ गौतम वांटेड फॉर 7 years इन सर्च ऑफ नॉलेज, सिद्धार्थ गौतम जो थे वह 7 सालों तक ज्ञान की प्राप्ति के लिए घूमते रहे। एंड फाइनली ही सेट अंडर द बिग ट्री, अंत में वह एक बिग ट्री के पास बैठ जाते हैं। डिड गिव मेडिटेशन, और एक घड़ी अध्ययन करते हैं। इंट्रोस्पेशंस थ्रू द विच ही
गेट एनलाइटमेंट, जहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। विच हेल्प्ड हिम टू अंडरस्टैंड, जो समझने के लिए उन्हें, जो यह समझाता है उन्हें कि मदद करता है कि ट्रूथ, नेचर्स और रियलिटीज एंड द काजेज ऑफ ह्यूमन सफरिंग्स, मानव के मुख्य दुख के बारे में। ही नेम्ड दैट बिग्स ट्री एज बोधि ट्री, और वो उसका नाम बोधि ट्री रखते हैं बिकॉज, क्योंकि ही अटेंड्स एलिजमेंट, क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बाय द सिटिंग अंडर द बिग ट्री, उस बड़े वृक्ष के नीचे। द मीनिंग ऑफ द बोधि इज, बोधि का मतलब होता है द ट्री ऑफ अवेकिंग, द ट्री ऑफ अवेकिंग मतलब होता है जागृत पेड़। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड द मैसेज गिवन बाय द बुद्धा एंड ओनली सेकंड टाइम, मतलब किस्सा गौतमी केवल दूसरी बार में ही बुद्ध के उद्देश्य को क्यों समझ पाई, कैसे समझ गई। इसका आपको आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख लेना। यह भी आपका सेमी क्वेश्चन है, ठीक है। इन सभी को आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपका यह समाप्त हो गया। हम लोग देखते हैं आगे MCQ। व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम, गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था, सिद्धार्थ। व्हाट मूव्ड हिम टू सीक एनलाइटमेंट, मतलब किन चीज़ों ने उसे एनलाइटमेंट करने के लिए बढ़ाया, तो सिक मैन, एजेड मैन एंड मॉन्क बेगिंग। ऑप्शन नंबर D। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही वंडर्ड, तो कितने सालों तक वो वंडर हुए थे, घूमे थे, 7 साल तक। वेयर डिड द वोट वॉज टू स्टे अंटिल द एलिजमेंट कैंप्स, कहाँ पर आया था, तो अंडर द पीपल ट्री। व्हाट डिड द नेम ऑफ ट्री, तो उस ट्री का क्या नाम था, बोधि ट्री। विच सीड्स डिड बुद्धा आस्क टू किसा ब्रिंग, तो मस्टर्ड सीड था। हाउ डिड किसा फील्स टू फर्स्ट बिगिंग अनेबल टू फाइंड सच टीज, तो उसमें क्या था बेटा, वो पूरी तरीके से वेरी हो गई थी एंड होपलेस हो गई थी जब उसे मस्टर्ड सीड नहीं मिला। व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट्स मेड हर रियलाइज, मतलब फ्लिकरिंग लाइट से उसे क्या महसूस हुआ, तो फ्लिकरिंग लाइट से उसे महसूस हुआ कि से इज बीइंग सेल्फिश एंड डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड मेंस आर मोर्टल्स, तो ये टोटल हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव। व्हाट डिड बुद्धा टेल्स अबाउट लाइफ, तो उन्होंने बताया था कि लाइफ इज ट्रबल है, ब्रीफ है एंड कंबाइंड विथ पेन है। क्वेश्चन नंबर 10, बोथ यंग एंड एडल्ट फूल्स एंड वाइज फॉल इनटू द पावर ऑफ, तो सभी लोगों को मृत्यु आनी चाहिए, चाहे वह यंग हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे बुद्धिमान ही क्यों ना हो। द वाइज डू नॉट ग्रीव नॉलेज टू टर्म ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ ओल्ड वाज सिद्धार्थ व्हेन ही रिनाउंस्ड द प्रिंस लाइफ, तो 25 साल के थे जब उन्होंने अपनी प्रिंस लाइफ को त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, he got enlightenment after searching of 7 years. In which cities did Buddha delivered his first sermon, तो वो शहर का नाम क्या था, बनारस था। Those who do not grieve are, तो जो व्यक्ति परेशान नहीं होता इन सब चीज़ों को लेकर के वो बुद्धिमान होता है। इस तरीके से हम लोगों ने 7 मिनट बनारस का सभी डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेंड कर लिए हैं। आप देख रहे थे लॉ बीम्स, मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़्यादा से शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे चैनल को नंबर 1 का, इंडिया का नंबर 1 का चैनल बना दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।